आरव। रिवॉन फॉर रिवेंज एक काल्पनिक कथा है। इस कहानी में प्रस्तुत सभी पात्र, घटनाएं और स्थान पूरी तरह से लेखक की कल्पना का परिणाम है, किसी भी वास्तविक घटना, व्यक्ति, जाति, संस्कृति या समाज से जुड़ी हुई नहीं है। इस कहानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन और शिक्षा है। हम किसी भी प्रकार की धार्मिक, सांस्कृतिक या सामाजिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का उद्देश्य नहीं रखते हैं। यदि किसी श्रोता को इस कहानी में कोई अंश अनुचित या असंगत प्रतीत हो तो कृपया इसे काल्पनिक और मनोरंजन के रूप में ले। इस कहानी का श्रेय पूरी तरह से लेखक को जाता है। कहानी प्रस्तुति में हमारा एक भी श्रेय नहीं है, हम बस कहानी को आवाज देते हैं। अब आगे। मंच के नीचे पूरी तरह से सन्नाटा था। एक सुपर पवित्र भूमि का उत्तराधिकारी वास्तव में पराजित हो गया था। एक ऐसे युवक से हार गया जो एक प्रसिद्ध व्यक्ति नहीं था। ये युवक जो दिव्य मार्शल हॉल से उत्पन्न हुआ था, न केवल उसके हाथ में एक पारलौकिक ग्रेड पवित्र कलाकृति थी, बल्कि उसके पास एक दिव्य दांव मार्शल तकनीक भी थी। क्या यह हो सकता है कि यह दिव्य मार्शल हॉल एक एकांत प्रिय सुपर पवित्र भूमि है? पाठक परिवार के आंतरिक हॉल में दो अधेड़ उम्र के पुरुष एक दूसरे के सामने बैठे थे। श्रीनिवास पाठक का चेहरा बहुत ही बदसूरत था। उसके चेहरे पर एक शिकन थी जो कभी नहीं मिटती थी। भाई सैसदेव नेत्री, इस डिवाइन मार्शल हॉल के बारे में आप क्या सोचते हैं? सैसदेव नेत्री ने कहा। कहना मुश्किल है। अभी देखने पर इस डिवाइन मार्शल हॉल की ताकत कमजोर नहीं लगती। शायद ये वो नहीं है जिसे आप और मैं भड़काने का जोखिम उठा सकते हैं। अगर भाई श्रीनिवास को इस दिन के बारे में बहुत पहले से पता था तो उस समय ऐसा व्यवहार क्यों किया? अगर आपने बहुत पहले ही दीक्षा की शादी विशाल से कर दी होती तो इतनी सारी समस्याएं कहाँ होती? जो बात कर रहा था वो वास्तव में सुजल सिटी के सिटी लॉर्ड सैसदेव नेत्री थे। ये सुनकर कि श्रीनिवास ने डिवाइन मार्शल हॉल के मामलों के बारे में पूछताछ की, सैसदेव दूसरे पक्ष को फटकार लगाने से खुद को नहीं रोक सके। श्रीनिवास ने आह भरते हुए कहा, यह श्रीनिवास विशाल की भावनाओं को कैसे नहीं जान सकता? यह सिर्फ दीक्षा का स्वभाव है, आप भी जानते हैं। उसका दिल विशाल पर बिल्कुल नहीं है। अगर उसे एक कोने में दबा दिया गया तो वो पारस्परिक विनाश के लिए जाएगी। सैसदेव ने श्रीनिवास को घूर कर देखा और ठंडी सांस ली, लेकिन वो ये भी जानता था कि उसने जो कहा वो सच था। दोष देना हो तो उसे अपने बेटे को दोष देना होगा कि वो उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। इतने सालों तक अनुकूल स्थिति में रहने के बावजूद भी वो दीक्षा का दिल भी नहीं जीत सका। विशाल और दीक्षा के मिलन को देखकर दोनों परिवार खुश थे। गुप्त क्षेत्र के अलावा शनमुन प्यूपिल को प्राप्त करने का एक और तरीका भी था। वो था जनजात हेवेनली सनलाइट आई और जनजात मूनलाइट हेवेनली आई का मिलन, जो विशाल और दीक्षा के पास है। इसलिए दोनों परिवार दोनों का शादी के लिए तत्पर थे। लेकिन दीक्षा की दो तरह की काया की कठिनाई और उसकी जिद्दी के आगे सब बेकार था। यहां जिस गुप्त क्षेत्र की बात हो रही वो एक ऐसी गुप्त क्षेत्र है जिसकी संरक्षण की अधिकार दोनों सुजल और ब्राइट मून सिटी करते हैं। इस गुप्त क्षेत्र में शन मुन प्यूपिल नामक एक दृश्य क्षमता है जो एक बहुत शक्तिशाली शक्ति है, जिसके बारे में आगे आप सभी को पता चल जाएगा। इतने सालों तक नेत्री परिवार और पाठक परिवार में बहुत कम ही पहले कभी ये दो तरह की जनजात आत्मा काया दिखाई दी थी। अगर कभी हुई भी तो एक ही पीढ़ी में बहुत कम ही दिखाई दी। किसी को उम्मीद नहीं थी कि जब ये पीढ़ी आई तो दोनों परिवारों में एक ही समय में ये दो तरह की आत्मा काया दिखाई दी। इसलिए सैसदेव और श्रीनिवास जल्दी ही भागीदार बन गए। विशाल और दीक्षा की जोड़ी बनाना चाहते थे। विशाल बचपन से ही पाठक परिवार में आता था और दीक्षा के साथ घुल मिल जाता था। लेकिन जैसे जैसे दोनों बड़े होते गए, दीक्षा धीरे धीरे विशाल से अलग होता गया। खास तौर पर जब दीक्षा ने दक्षराज को देखा तो उसके दिल में दूसरों के लिए जगह नहीं बची। विशाल ने दीक्षा का पीछा किया, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि कोई आरव बीच रास्ते में ही उसे पीछड़ देगा। इसके साथ ही विशाल को और भी कम उम्मीद होने लगी। दरअसल पाठक परिवार ने इस बार इस ब्राइट मून प्रतियोगिता को आयोजित किया। सैसदेव इसके लिए बहुत आभारी थे। विशाल ने स्वर्गीय गहन क्षेत्र में प्रवेश किया। उसका हेवेनली सन लाइट आई को पूरी तरह से जागृत हो गया। इसकी शक्ति कई गुना बढ़ गई। जब तक वो प्रथम स्थान प्राप्त करता वो दीक्षा से सही तरीके से शादी कर सकता था। आकाश के बारे में सैसदेव ने वास्तव में पहले से ही इसकी अच्छी योजना बना ली थी। उनका मानना था कि जब तक वो उचित कीमत चुकाता है वो निश्चित रूप से विशाल को मैच जीतने दे सकता था। अंतिम विजेता तो विशाल ही होगा। लेकिन उम्मीद नहीं थी कि एक रचित फिर से आधे रास्ते से हमला करेगा। इससे दोनों परिवार अजीब स्थिति में आ गए। अगर अंत में जीतने वाला कोई प्रमुख गुट का शिष्य होता तो श्रीनिवास भी इतना मुंह नहीं मोड़ता। लेकिन इस रचित की उत्पत्ति अस्पष्ट थी। उसने जो ताकत दिखाई उसे देखते हुए यह डिवाइन मार्शल हॉल एक विशालकाय शक्ति होने वाला था। ऐसे अज्ञात शक्तिशाली गुट के प्रति श्रीनिवास कैसे चिंता न करते? अगर रचित आरव को हरा देता तो क्या ये उसकी बेटी को अग्निकुंड में धकेलना नहीं होता? अब जब बात यहां तक पहुंच गई है तो और क्या विकल्प है?
उस बदमाश आरव पर ही भरोसा करना बाकी है। बात बस इतनी है कि वो सिर्फ प्रथम स्तर का स्वर्गीय साधु क्षेत्र है। मेरे विचार से जीतने की कोई संभावना नहीं है। मुझे लगता है कि तुम्हें ये करना चाहिए। रचित के जीतने के बाद अपनी बात से मुकरने की तैयारी करो। बस इस तरह से तुम्हें शायद उस दिव्य मार्शल हॉल को नाराज करना पड़ेगा। सहसदेव ने बार बार सोचा और एक घटिया विचार के साथ आया। ब्राइट मून प्रतियोगिता का हंगामा इतना बढ़ गया कि एक सुपर पवित्र भूमि का उत्तराधिकारी भी चौंक गया। एक बार मुकरने के बाद वो विशेषज्ञों की खिल्ली उड़ाएगा। लेकिन आरव द्वारा दीक्षा को बंद एकांत में लाने के बाद 10 दिन से ज्यादा हो चुके हैं। वे अभी तक एकांत से बाहर नहीं निकले हैं। कल वे समय पर बाहर निकलने में विफल नहीं होंगे, है ना? श्रीनिवास ने झिझकते हुए कहा। शेषदेव अवाक रह गए। मामलों का विकास कुछ हद तक उनकी मूल योजना से अलग होता दिख रहा था। यदि वे वास्तव में ऐसा नहीं कर सकते तो केवल उनके एकांतवास को बलपूर्वक बाधित करना ही एकमात्र उपाय है। शेषदेव ने कहा, बिल्कुल नहीं। यदि वे वर्तमान में उपचार के महत्वपूर्ण मोड़ पर हैं, तो क्या ये एक महत्वपूर्ण मामले को बर्बाद नहीं कर देगा? श्रीनिवास ने कहा। दोनों महान परिवार के मुखियाओं ने इस बारे में चर्चा की। अंत में वे भी किसी निर्णय पर नहीं पहुंचे। बिजली के सागर में आरव और दीक्षा ने हाथ में हाथ डालकर आगे बढ़े और पहले ही 90,000 फीट तक चले गए। बिजली के सागर की त्रिज्या 100,000 फीट की दूरी थी। अभी भी 10,000 फीट बाकी थे और उन दोनों को अंत तक चलने वाला माना जाएगा। यदि कोई यहां होता तो वो ये पता लगा पाता कि आरव और दीक्षा के चारों ओर प्रकाश का एक पवित्र प्रभामंडल वास्तव में प्रकट हुआ, जो शानदार ढंग से चमक रहा था। इससे वे बिल्कुल उच्च और शक्तिशाली देवताओं की तरह लग रहे थे। बिजली की ये प्रचंड चमक प्रकाश के इस प्रभामंडल में प्रवेश करने के बाद अतुलनीय रूप से कोमल हो जाती है। पहले तो लगा कि ये सड़क बहुत ऊबड़ खाबड़ है। उम्मीद नहीं थी कि हम दोनों, तुम और मैं, हाथ में हाथ डालकर चल रहे हैं। वास्तव में इतना आसान होगा। दीक्षा ने आरव की ओर देखा। उसकी आंखें आनंद से भर गई। इन कुछ दिनों में बिजली का बपतिस्मा प्राप्त करने से उसकी दिव्य आत्मा कई गुना मजबूत हो गई। 2 दिव्य आत्माएं जो अलग हो गई, वास्तव में पहले से ही अपने मूल आकार में बढ़ गई थी। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि हमारी 2 दिव्य आत्माओं ने वास्तव में एक प्रतिध्वनि उत्पन्न की है। इसने हमारी आत्मा शक्ति को 100 गुना मजबूत कर दिया है। भले ही ये बिजली का सागर हमें नुकसान पहुंचाना चाहे, लेकिन ये ऐसा नहीं कर सकता। उस दिन आरव और दीप्ति ने बिजली के बपतिस्मा का सामना करते हुए हाथ मिलाने के कुछ ही समय बाद दोनों लोगों के दिल एक दूसरे से जुड़ गए और उनकी दिव्य आत्माओं ने वास्तव में एक प्रतिध्वनि उत्पन्न की। जब तक वे दोनों साथ रहते, उनकी आत्मिक शक्ति 100 गुना बढ़ जाती। इस तरह बिजली का बपतिस्मा उनके लिए बहुत आसान हो गया। यहां तक कि आरव के लिए भी यह पहली बार था जब वो इस तरह की जादुई भावना महसूस कर रहा था। उसने इसका भरपूर आनंद लिया। दीक्षा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अगर आरव ने तुम्हारे जीवन और मृत्यु की परवाह न की होती, अपनी मूल शक्ति से मुझे कठिन बाधा पार करने में मदद न की होती, तो शायद हम दोनों के लिए दिव्य आत्मा प्रतिध्वनि उत्पन्न करना इतना आसान न होता। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम और मेरे बीच भेद क्यों करते हो? दिव्य आत्मा प्रतिध्वनि इस तरह की बात। हालांकि आरव को पता था कठिनाई का स्तर कोई साधारण तरह का उच्च नहीं था। प्रतिध्वनि करने वाले 2 लोगों को एक साथ जुड़े हुए 2 दिल होने चाहिए और एक दूसरे के बारे में क्या सोच रहे हैं ये जानना चाहिए, जैसे कि वे एक शरीर हों। तभी ये सफल हो सकता है। लेकिन इस कदम तक पहुंचने की इच्छा करना कहना जितना आसान था, करना उतना आसान नहीं था। कुछ दांव साथी कई हजार सालों तक पति पत्नी रहे और इस चरण को प्राप्त करने में असमर्थ थे। कठिनाई के स्तर की कल्पना की जा सकती है। हालांकि आरव ने पहले ही अपनी मूल शक्ति से दीक्षा को, उसकी दिव्य आत्मा को विभाजित करने में मदद की। उनकी 2 दिव्य आत्माएं वास्तव में पहले से ही पूर्ण सामंजस्य में थी। अब एक दूसरे के बीच कोई अंतर नहीं था। वो क्षण जब उन्होंने हाथ मिलाया, ऐसा लगा जैसे 2 लोगों को बिजली का झटका लगा हो। 2 दिव्य आत्माएं तुरंत जुड़ गई। उस पल तुम मुझ में थे, मैं तुम में था। इस दुनिया में और कुछ भी उन्हें अलग नहीं कर सकता था। वो हिंसक बिजली 2 लोगों की दिव्य आत्मा प्रतिध्वनि के सामने प्रतिस्पर्धा करने के लिए पूरी तरह से कमजोर थी। एक झटके में फाइनल आ गया। लेकिन आरव और दीक्षा अभी भी एकांत से बाहर नहीं निकले थे। आरव और रचित की लड़ाई का लाखों लोगों ने इंतजार किया था, इसलिए अखाड़े के नीचे अनगिनत मार्शल कलाकार पहले से ही इकट्ठा थे। रचित की ताकत उन्होंने पहले ही देख ली थी, लेकिन वो रहस्यमयी आरव, वो किस तरह का व्यक्ति था, वे जानना चाहते थे। बस समय धीरे धीरे बीतता गया। आरव अभी भी नहीं दिखा। मंच पर रचित अपने हाथों को पीछे करके खड़ा था। उसने मुस्कुराते हुए श्रीनिवास की ओर देखा और कहा, सिटी लॉर्ड महमिम, मैच शुरू हुए 2 घंटे बीत चुके हैं। वो आरव बार बार नहीं आ रहा है। क्या ऐसा हो सकता है कि
पाठक परिवार इतने सारे लोगों को प्रतीक्षा करवाता रहे। श्रीनिवास बाग पर सवार था और उसे अभी उतरना मुश्किल लग रहा था। रचित द्वारा इस तरह दबाए जाने के कारण उसे वास्तव में समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। यह निश्चित था कि आरव और दीक्षक के बंदे कांत में निश्चित रूप से कुछ समस्याएं थी। दिव्य आत्मा को विभाजित करने के खतरे ये दिव्य राजा शक्ति कैसे नहीं जान सकता था। भले ही आत्मा को अलग करने वाली गोली थी, फिर भी यह प्रक्रिया अतुलनीय रूप से खतरनाक थी। फिर भी आरव पहले से ही उसकी आखिरी उम्मीद थी। शुरू में आरव के प्रति वो भी आधा संशय था, लेकिन आरव की स्वर्ग विरोधी कीमिया दांव शक्ति को देखकर श्रीनिवास ने फिर भी अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया। लेकिन अब इसे देखते हुए ऐसा लग रहा था कि वास्तव में समस्याएं थी। यदि आप इंतजार नहीं कर सकते हैं तो आप अपना अधिकार त्याग सकते हैं और छोड़ सकते हैं, श्रीनिवास ने ठंडी सांस के साथ कहा। वो किसी भी दर पर एक शहर का शासक भी था, एक नौवें स्तर का स्वर्गीय गहन क्षेत्र दिव्य राजा शक्ति। उसे एक कनिष्ठ द्वारा कैसे गूंधा जा सकता था? सिवाय इसके कि रचित को स्केटिंग करने का कोई इरादा नहीं था। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, यह रचित स्वाभाविक रूप से प्रतीक्षा करने का जोखिम उठा सकता है। यह सिर्फ इतना है कि ब्राइट मून सिटी इतनी भव्य बैठक आयोजित कर रही है, आपको कम से कम इस रचित को एक समय सीमा देनी होगी, है ना? अगर आरव एक महीने तक बाहर नहीं आता है तो क्या इस रचित को एक महीने तक यहां खड़ा रहना होगा? इसके अलावा भले ही हम हारने वाले का निर्धारण कर रहे हों, ऐसा लगता है कि इस रचित को इस तरह से नहीं आका जाना चाहिए, है ना? श्रीनिवास का चेहरा काला पड़ गया। इस रचित से निपटना आसान नहीं था। इसके अलावा यह मामला ब्राइट मून सिटी ने शुरू से ही तर्क का पक्ष नहीं लिया, इसे गंभीरता से लेना जारी रखा। स्पष्ट रूप से पाठक परिवार के लिए कोई लाभ नहीं था। जैसे ही श्रीनिवास एक बंधन में फंस गया, दो आकृतियां हवा से उतरी। दोनों लोगों ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया, बिल्कुल अमर प्रेमियों की जोड़ी की तरह। दिव्य आत्मा के प्रतिध्वनि के कारण आरव और दीक्षा का एक साथ होना लोगों को असाधारण सामंजस्य की अनुभूति देता था। यह दृश्य देखकर श्रीनिवास आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सके। इन कुछ दिनों के बंदे कांत में आखिर दोनों लोगों के बीच क्या हुआ? मुझे वाकई आश्चर्य हुआ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरा अंतिम प्रतिद्वंद्वी वास्तव में एक पुराना परिचित है। बात करते करते आरव उछलकर अखाड़े में चले गए। सच कहूं तो जिस क्षण आरव ने रचित को देखा, वो भी बहुत आश्चर्यचकित हुआ। उसने कभी नहीं सोचा होगा कि उसका अंतिम प्रतिद्वंद्वी वास्तव में रचित था। उस समय रचित को 10 राज्य संगठन संप्रदाय के द्वार के सामने आरव ने पूरी तरह से अपंग बना दिया था। शुरू में उसने सोचा कि भले ही वो मर न जाए, लेकिन वो भी बर्बाद हो जाएगा। ये नहीं सोचा था कि इतने साल बीत गए, न केवल वो अपंग नहीं रहा, बल्कि वो पहले से ही नवे स्तर स्वर्गीय साधु क्षेत्र में पहुंच चुका था। अभी जो दृश्य था, रचित ने भी उसे अपने ध्यान में ले लिया। न केवल उसे आश्चर्य हुआ, बल्कि वो अपने दिल में अतुलनीय रूप से प्रसन्न भी हुआ। आरव और दीक्षा का रिश्ता जितना अच्छा होता, क्या वो उन्हें तोड़कर खुश नहीं होता? बदला लेने की ये खुशी बहुत ही शानदार होगी। रचित ने हंसते हुए कहा, हाँ, अभी अभी तो मैंने सोचा था कि तुम आज नहीं आ पाओगे, और मुझे अपने दिल में बहुत पछतावा हो रहा था। दोनों लोग कान से कान तक मुस्कुरा रहे थे। मंच के नीचे बैठे दर्शकों को यह स्थिति देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। ये दो अतुलनीय रहस्यमय युवा प्रतिभाएं वास्तव में लंबे समय से एक दूसरे से परिचित थे। जिस तरह से वे बात कर रहे थे, उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वे पुराने दोस्त हैं जो कई सालों से मिले नहीं हैं। लगता है तुमने इस दिन के लिए बहुत लंबी तैयारी की है, आरव ने एक ऐसी मुस्कान के साथ कहा जो मुस्कान नहीं थी, उस चेहरे पर अवर्णनीय उपहास था। आरव की मुस्कान रचित को कांटे की तरह चुभ रही थी। उसका चेहरा अभी भी मुस्कुरा रहा था, बस मुस्कान कुछ अस्वाभाविक सी हो गई थी। हाँ, मैंने आज के दिन के लिए 10 साल से ज्यादा इंतजार किया है। आज मैं अपना सब कुछ वापस लेने जा रहा हूं। आरव ने कंधे उचकाए और उदासीनता से कहा, लगता है तुम भी पवन सम्राट और देवव्रत जैसे ही हो, सत्ता के लिए अपनी आत्मा बेच रहे हो। लेकिन मेरे सामने भले ही तुमने अपनी आत्मा बेच दी हो, अंत में जो बचता है वो भी सिर्फ निराशा ही है। आरव का व्यवहार ऐसा था कि वो जीवन को तुच्छ समझता था। इस तरह के व्यवहार ने रचित के स्वाभिमान को बहुत चोट पहुंचाई। भले ही वो रचित सैकड़ों योजनाओं के बारे में सोच सकता था, भले ही वो रचित का साधना क्षेत्र आरव से ऊपर था, फिर भी अंतिम परिणाम एक त्रासदी थी। उस समय बेंगनी महल समूह एक बड़ी सेना के साथ सीमाओं पर टूट पड़ा, जो 10 राज्य संगठन समूह को पूरी ताकत से कुचलना चाहता था। अंत में आरव ने न केवल अपनी ताकत से सभी बंदियों को बचाया, बल्कि उसने रचित को गंभीर रूप से घायल भी कर दिया, जिससे वो लगभग मर गया। इस तरह के दमन ने रैंकों की अवहेलना की और लोगों को निराश कर दिया। सच में वो उस समय वास्तव में निराश था। उसके सभी कौशल अपंग हो गए थे।
उसका दिल मृत राख की तरह था। लेकिन डिवाइन मार्शल हॉल ने उसे दूसरा जीवन दिया, जिससे वो अपने पुराने सुख को त्याग कर एक नया सुख प्राप्त कर सका, जिससे उसे बेजोड़ ताकत मिली। इस ताकत पर भरोसा करके उसने स्काईपूल सेलेस्टियल साम्राज्य के उत्तराधिकारी को भी हरा दिया। हे आरव, तुम अभी भी उतने ही घमंडी हो, लेकिन आज की रचित पहले वाली रचित नहीं है। आज मैं न केवल तुम्हें पैरों तले रौंदना चाहता हूं, बल्कि तुम्हारी स्त्री को भी छीन लेना चाहता हूं। तुम्हें कुछ ऐसा अनुभव करने दो जिसे सच्ची निराशा कहते हैं। रचित ने ठंडी हंसी के साथ कहा। आरव मुस्कुराया। रचित की बातों ने उसे क्रोधित कर दिया। बहुत बढ़िया, अभी तुमने जो शब्द कहे थे उन्हें याद रखो, आरव ने चेहरे पर बड़ी मुस्कान के साथ कहा। आरव के लिए उसके रिश्तेदारों को अपमानित करने की अनुमति नहीं थी। अब रचित ने वास्तव में देदित की ओर भाला तान दिया। उसका क्रोध सफलतापूर्वक भड़क गया। आरव की मुस्कान को देखकर रचित को वास्तव में अपने दिल की गहराई से ठंडक महसूस हुई। धिक्कार है, मैं किस बात से डर रहा हूं? वर्तमान में स्काईपूल सेलेस्टियल एम्पायर के उत्तराधिकारी को भी हरा सकता हूं। मैं एक तुच्छ आरव से क्यों डरूंगा? रचित ने मन ही मन अपने दिल में खुद शाप दिया। मेरे आरव को इस तरह भड़काना कि रचित मौत को दावत दे रहा है। श्रीनिवास के बगल में दीक्षा ने शांत भाव से कहा। आरव के साथ दिव्य आत्मा के प्रतिध्वनित होने के बाद वो आरव के विचारों से इस तरह गहराई से प्रभावित हुई जैसे कि वो उसके अपने विचार हों। वो जानती थी कि आरव वास्तव में क्रोधित था। श्रीनिवास ने अपनी बेटी को देखा। वो आश्चर्यचकित था। उसे नहीं पता था कि उसकी बेटी में आत्मविश्वास कहां से आया, लेकिन अभी से ही श्रीनिवास ने पाया कि उसकी बेटी कुछ अलग सी लग रही थी। इस समय दीक्षा के चेहरे पर वो बीमार पीलापन पूरी तरह से गायब हो चुका था। नीरसता में छिपी उदासी भी बिना किसी निशान के गायब हो चुकी थी। वर्तमान दीक्षा सुंदर और संतुलित थी। अमर ऊर्जा उसमें समाहित थी, जो और भी अधिक अलौकिक और अप्राप्य लग रही थी। कोई कह सकता है कि दीक्षा के पूरे स्वभाव में गुणात्मक परिवर्तन आया। वर्तमान दीक्षा आत्मविश्वासी और शांत थी। अब वो पहले वाली छोटी लड़की जैसी नहीं थी, और जब वो आरव को देखती थी तो वो प्रेमियों के बीच की कोमलता से देखती थी। स्पष्ट रूप से अभी भी वो छोटी लड़की जैसी ही दिखती थी। ऐसा रवैया केवल आरव का ही था। आरव ने आखिर अपनी बेटी के साथ क्या किया? ऐसा कैसे? श्रीनिवास ने कहा। दीक्षा मुस्कुराई और बोली, पिताजी, बस देखते रहिए। दीक्षा, क्या उसने सचमुच तुम्हें ठीक कर दिया? श्रीनिवास ने कुछ अनिश्चितता से पूछा। दीक्षा ने सिर हिलाया और कहा, पिताजी, हमारे पाठक परिवार को भविष्य में लोगों से मदद नहीं मांगनी पड़ेगी। पौराणिक शन मुन प्यूपिल भी शायद अब मेरे और मेरे आरव के सामने वास्तव में मायने नहीं रखता है। दीक्षा को अविश्वास से देखते हुए श्रीनिवास का पूरा शरीर कांप उठा। शन मुन पुपिल, नेत्री और पाठक दो परिवारों की अनगिनत पीढ़ियों की खोज थी। वो दिव्य लोक प्राप्त करने में सक्षम एक नेत्र कला थी। ये लोगों को ईर्ष्यालु कैसे नहीं बना सकता? लेकिन अब दीक्षा ने वास्तव में सोन मुन प्यूपिल के बारे में कुछ भी नहीं सोचा। वो स्वाभाविक रूप से जानता था कि दीक्षा किस बात का जिक्र कर रहा था। इनेट मूनलाइट हेवनली आई बॉडी प्लस इनेट बिएटल सोल बॉडी। दीक्षा एक अद्वितीय पावरहाउस बन जाएगी। यद्यपि सोन मुन प्यूपिल मजबूत था, ये इनेट बायाटिल सोल बॉडी का मुकाबला करने में भी सक्षम नहीं हो सकता था। दिवता दाओ युग में जनजात युद्ध आत्मा शरीर यानी कि इनेट बटेल शरीर एक भी ऐसा अस्तित्व नहीं था जो बिना किसी बाधा के दुनिया में घूमता हो। चूंकि आरव आ गया है तो शुरू करो, श्रीनिवास ने शांत भाव से कहा। गड़गड़ाहट। लगभग उसी समय एक भयंकर प्रभाव ध्वनि गूंज उठी। आरव ने वास्तव में रक्षित पर एक ऐसा आक्रमण किया जो अचानक गड़गड़ाहट की तरह था, जिसने कानों को ढकने का समय नहीं दिया। इस मुक्के ने रचित को तब तक झकझोर दिया जब तक कि वो कांप नहीं उठी। रचित ने अपनी आकृति को मुश्किल से स्थिर करने से पहले एक पंक्ति में 100 कदम पीछे हटे। उसका सार सागर मंथन कर रहा था। उसके शरीर के भीतर सार ऊर्जा आरव के इस मुक्के से अस्त व्यस्त हो गई। मंच के नीचे सब शांत था। आरव के मुक्के से सभी स्तब्ध थे। उन्होंने अपनी आंखों से देखा था कि कैसे रचित ने विशाल के हेवनली सन लाइट आने का एक ही मुक्का मारकर उसे मंच से उड़ा दिया था। लेकिन अभी आरव बिना किसी मांसपेशी को हिलाए वही खड़ा रहा, जबकि रचित को तब तक मारा गया जब तक वो 100 कदम पीछे नहीं गिर गया। इस तुलना के साथ आरव भी थोड़ा ज्यादा शक्तिशाली था, ये देखते हुए कि आरव केवल प्रथम स्तर का स्वर्गीय साधु क्षेत्र था। बहुत से लोगों ने पहले से ही कोई उम्मीद नहीं रखी थी। रचित 9वें स्तर का स्वर्गीय साधु क्षेत्र शक्ति था, इसलिए उसके पास स्वर्गीय गहन क्षेत्र से भिड़ने की योग्यता थी। लेकिन आरव केवल प्रथम स्तर का स्वर्गीय साधु क्षेत्र शक्ति था। इस तरह से कैसे लड़े? लेकिन इस मुक्के ने सभी को उसे बिल्कुल अलग नजरिए से देखने पर मजबूर कर दिया। इस आरव के लिए ब्राइट मून प्रतियोगिता के प्रथम स्थान को चुनौती देने की हिम्मत करना, उसकी ताकत वाकई सक्षम थी।
लगता है तुम्हारा शरीर बहुत शक्तिशाली है। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम उन तथाकथित प्रतिभाशाली लोगों को हराने में सक्षम थे। हालांकि अगर ये केवल इस हद तक है तो मेरे द्वारा बर्बाद होने के लिए तैयार रहो, आरव ने उदासीनता से कहा। रचित ने आखिरकार अपनी सांस को संभालने में कामयाब रहा। उसकी अभिव्यक्ति अतुलनीय रूप से बदसूरत थी। उसने सोचा कि उसकी ताकत पहले से ही हास्यास्पद रूप से शक्तिशाली थी। उसने उम्मीद नहीं की थी कि आरव की ताकत, जो केवल प्रथम स्तर के स्वर्गीय साधु क्षेत्र में थी, वास्तव में इतनी शक्तिशाली थी। अभी अभी उस मुक्के के आधार पर आरव के सामने तथाकथित प्रतिभाशाली लोग बिल्कुल मजाक थे। रचित ने एक गहरी सांस ली और बस गुस्से से भड़कने ही वाला था कि अचानक उसकी अभिव्यक्ति में भारी बदलाव आया। एक अपमानजनक ड्रैगन दबाव फूट पड़ा। आरव की त्वचा पर वास्तव में कई ड्रैगन शल्क उगाए। उसकी 2 भुजाएं 2 ड्रैगन पंजे बन गई और उनमें से एक ने वास्तव में हल्के से सोने का रंग ग्रहण कर लिया। ये आदिम ड्रैगन हड्डी की पहचान थी। उसके माथे पर वास्तव में 2 ड्रैगन सींग उगाए थे। ये दृश्य देखकर सभी ने ठंडी सांस ली। अर्ध ड्रैगन काया, इसके लिए एक सच्चे ड्रैगन वंश की कितनी मोटी रक्त आवश्यकता है। श्रीनिवास की आंखों में चमक की किरणें फूट पड़ी जैसे ही उन्होंने आश्चर्य में कहा, ड्रैगन परिवर्तन, ये एक मानव मार्शल कलाकार की पहचान थी जिसने ड्रैगन जाति के वंश को एक बहुत ही उच्च क्षेत्र तक पहुंचाया। लेकिन मानव मार्शल कलाकार, बहुत कम लोग अर्ध ड्रैगन काया की सीमा तक पहुंचने में सक्षम थे, क्योंकि वंश के लिए यह आवश्यकता बहुत अधिक थी। इस समय आरव के चेहरे के अलावा शरीर पर जो क्षेत्र देखे जा सकते थे, उनमें व्यावहारिक रूप से सभी ड्रैगन तराजू उगाए थे। यह देखा जा सकता था कि उसका रक्तवंश कितना मोटा था। आपको यह जानना होगा कि ड्रैगन परिवर्तन केवल ड्रैगन तराजू उगाने जितना आसान नहीं था। ड्रैगन परिवर्तन के बाद मार्शल कलाकार के शरीर में गुणात्मक उछाल आएगा। यदि यह मार्शल कलाकार ड्रैगन जाति की मार्शल तकनीकों को जानता है, तो ड्रैगन जाति की मार्शल तकनीकों की शक्ति में भी गुणात्मक उछाल आएगा। दुर्भाग्य से रचित के लिए न केवल आरव ड्रैगन जाति की मार्शल तकनीकों को जानता था, बल्कि वो ड्रैगन जाति की मार्शल तकनीकों में से अत्यंत गहन तकनीकों को भी जानता था। आरव ने रचित की ओर देखा और एक चमकदार मुस्कान के साथ कहा, क्या तुम तैयार हो? एक फुफकार के साथ आरव की आकृति दृष्टि से ओझल हो गई। गड़गड़ाहट, एक तीव्र गड़गड़ाहट की आवाज गूंजी। रचित का शरीर तोप के गोले की तरह उड़ गया। पुहवार्क, रचित ने हवा में ही एक बड़ा मुंह भर ताजा खून उगल दिया। वो रूप बहुत ही भयानक था। फिर भी ये केवल शुरुआत थी। आरव की शून्य ड्रैगन छाया मुट्ठी ने इतनी ताकत से रचित की ओर प्रहार किया कि पहाड़ गिर गए और समुद्र उलट गए। धमाका, धमाका, धमाका। जब मंच के नीचे सभी ने यह दृश्य देखा तो उनकी सांसें लगभग रुक गई। बहुत शक्तिशाली, केवल मांसल शरीर की शक्ति पर भरोसा करके इस हद तक पहुंचना, यह बस अकल्पनीय था। पहले से ही वो असहनीय अहंकारी रचित आरव के सामने एक भी वार झेलने में असमर्थ था। आज का यह मैच विशाल भी स्वाभाविक रूप से नहीं चुकेगा। वो शुरू से ही मंच के नीचे से लड़ाई देख रहा था। जब आरव और दीक्षा आसमान से उतरे तो उसके दिल में तरह तरह की भावनाएं उमड़ पड़ी, बिल्कुल भयानक। लेकिन ऐसे डरावने आरव को देखकर वो अपने दिल की गहराई से ठंडक महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका। अगर वो मंच पर होता तो शायद उसे पहले ही कुचल दिया जाता, है ना? हेवनली सनलाइट आए। उसके सामने बस एक मजाक। आरव का उग्र रूप से सामना करना सब कुछ निराधार था। विश्वास नहीं होता? मंच पर वो रक्षित इसका जीता जागता उदाहरण था। आधा ड्रैगन काया। सोचा नहीं था कि ये बच्चा पहले से ही इतना बड़ा हो गया है। एक निचले क्षेत्र की चींटी वास्तव में पहले से ही एक विशाल ड्रैगन बन गई है। लार्ड दिनेश, अगर ये सुविधाजनक है तो इस बच्चे को खत्म करना सबसे अच्छा है। दिनेश की निगाहें आरव पर टिकी हुई थी। उसने सिर हिलाया और कहा, हाँ, दिग्विजय सही कह रहा है। हालांकि इस लड़के की ताकत अभी पूरी तरह से प्रदर्शित नहीं हुई है। अब भी रचित के लिए आधा ड्रैगन काया पर्याप्त नहीं है। दिग्विजय वो पवित्र अनुयायी था जिसने पवन सम्राट और देवव्रत को नियंत्रित किया था। दिनेश की बातें सुनकर दिग्विजय भी मुस्कुराया। अखाड़े में रक्त की रोशनी की एक किरण आसमान की ओर बढ़ी। विपरीत परिस्थितियों में एक रक्तलाल ब्लेड की रोशनी फूट पड़ी जो सीधे आरव पर जा गिरी। आरव ने भी नहीं सोचा था कि ऐसी स्थिति में भी रचित वास्तव में वापस हमला करने में सक्षम था। लेकिन यद्यपि ये ब्लेड लाइट प्रभावशाली थी, फिर भी उसे नुकसान पहुंचाना थोड़ा अकुशल था। उसकी दिव्य भावना जागृत हुई। अचानक उसके सामने एक बड़ी घंटी प्रकट हुई। स्वर्गीय राजा का घंटी ने रक्तलाल ब्लेड लाइट का सामना करने के लिए हल्के पीले रंग की सुरक्षात्मक खोल की किरण उत्सर्जित की। गोंग, स्वर्गीय राजा का घंटी पीछे की ओर उड़ते हुए मारा गया। आरव ने स्थिति का लाभ उठाया और उसे दूर रख दिया। आरव ने अर्ध ड्रैगन काया को वापस ले लिया और अपने मूल स्वरूप को पुनः प्राप्त किया। रचित को फिर से देखा
वो वर्तमान में सिर से पैर तक खून में नहाया हुआ था। उसके शरीर पर ऊपर से नीचे तक एक भी दाग नहीं था। आरव ने क्रोध में जरा भी दया नहीं दिखाई। ये लगभग हर मुट्ठी मांस पर वार कर रही थी। स्वर्गीय साधु क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद आदिम ड्रैगन हड्डी की क्षमता एक कदम आगे विकसित हुई। उसका मांसल शरीर भी पहले से ही अंतिम चरण के 8वें स्तर तक पहुंच गया था। अर्ध ड्रैगन काया, शून्य ड्रैगन छाया मुट्ठी के साथ यह संयोजन बस एक बुलडोजर था जो सभी बाधाओं को कुचल रहा था। रचित को जिस मांसल शरीर पर गर्व था वो आरव के सामने बिल्कुल भी उल्लेख करने योग्य नहीं था। सामान्य व्यक्ति, भले ही उनका मांसल शरीर देर से चरण 9वें स्तर पर पहुंच गया हो, उन्हें भी इस समय कीमा बनाया हुआ मांस में कुचल दिया जाना चाहिए था। आप अभी भी मानवरूप बनाए रखने में सक्षम हैं। ऐसा लगता है कि आप पवन सम्राट और देवव्रत के समान हैं। सभी खेती की गई विधर्मी साधना पद्धतियां, मैं अभी वास्तव में उत्सुक हूं। आखिर वो कौन सी शक्ति है जो अंधेरे में आपके पीछे साजिश रच रही है? नीचे वे लोग उपस्थित होना चाहिए, है ना? आप लोग ब्राइट मून शहर में आ रहे हैं। अगर दुर्घटनाएं नहीं होती हैं तो ये सन मून प्यूपल के लिए होना चाहिए, है ना? रचित के पास अभी भी जवाबी कार्रवाई करने की ताकत होने के बारे में आरव को आश्चर्य नहीं हुआ। इसके बजाय उसने शांति से रचित से पूछा। हालांकि जब मंच के नीचे बैठे कुछ लोगों ने आरव के शब्द सुने तो उनके चेहरे बदल गए, जिनमें पवित्र जनरल दिनेश भी शामिल थे। वे भीड़ में पहले से ही बहुत कम दिखाई दे रहे थे। इसके अलावा उन्होंने जानबूझकर अपनी महत्वपूर्ण गतिविधियों को नियंत्रित किया, जो सामान्य मार्शल कलाकारों से बहुत अलग नहीं दिख रहे थे। उसने नहीं सोचा था कि आरव ने एक नजर में ही ये समझ लिया था। हाँ, आरव, तुमने मुझे निराश नहीं किया। तुम जितने मजबूत होगे, मैं तुम्हें मारूंगा तो उतना ही खुश होऊंगा। रक्त देवता परिवर्तन, रचित ने जोर से चिल्लाया। अचानक रचित की रक्त क्यूई आसमान में उड़ गई। उसकी 2 पुतलियां लाल लाल हो गई। उसका पूरा व्यक्तित्व भी रक्त प्रकाश के एक समूह से ढका हुआ था। रचित की आभा तेजी से बढ़ रही थी, स्वर्गीय गहन क्षेत्र के करीब और करीब। गड़गड़ाहट। अंत में स्वर्गीय साधु क्षेत्र और स्वर्गीय गहन क्षेत्र के बीच की यह विशाल खाई वास्तव में सीधे रचित द्वारा पार कर ली गई थी। तुम मजाक कर रहे हो, है ना? स्वर्गीय साधु क्षेत्र से स्वर्गीय गहन क्षेत्र तक अंतर ऐसे ही टूट गया। इन 2 क्षेत्रों के बीच की असमानता वस्तुतः सभी साधना क्षेत्रों का योग है। किस तरह की साधना पद्धति से इतना बड़ा बढ़ावा मिल सकता है? इसके साथ आरव खतरे में है। स्वर्गीय साधु क्षेत्र में वो रचित बहुत भयानक था। अब जब वो स्वर्गीय गहन क्षेत्र में घुस गया है तो क्या वो स्वर्ग की अवहेलना नहीं कर रहा होगा? रचित के टूटने के दृश्य ने सभी को अविश्वसनीय रूप से चौंका दिया। इस कठिन खाई को वास्तव में इस तरह से आसानी से पार किया गया था। कई लोगों को इसे स्वीकार करना मुश्किल लगा। रक्त की रोशनी आसमान को ढक गई। रचित के शरीर पर घाव वास्तव में नंगी आंखों से दिखाई देने वाली गति से ठीक होते देखे जा सकते थे। मंच के नीचे मार्शल कलाकार सभी अंतहीन रूप से भयभीत थे। आरव की अंधाधुंध बमबारी से पहले भले ही रचित की मृत्यु न हुई हो, लेकिन उसे बहुत गंभीर चोटें जरूर आई होंगी। लेकिन अब वो ऐसे ही ठीक हो गया। यह रचित तो एक संकी था। वर्तमान रचित, उसकी निगाहों में लाल लाल आंखें दिखाई दे रही थी। उसका पूरा शरीर मानो उत्पात मचा रहा हो। उसकी आंखें आरव पर चिपकी हुई थी और वो एक जंगली हंसी के साथ बोला, कैसा है आरव? अब मेरा फैसला सुनो। साथ ही मुझे वो वाक्य भी याद है, तुम्हारी औरत वो मेरी है। आरव अभी भी शांत और संयमित दिख रहा था। रचित की आश्चर्यजनक आभा ने उसे जरा भी प्रभावित नहीं किया। प्रियजन के लेकिन रचित की बातें सुनकर आरव की निगाहें ठंडी हो गई, लेकिन उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, यह तुम्हारा तुरुप का पत्ता है? तुम मुझे कुछ हद तक निराश करते हो। रचित ने अपनी घुमावदार तलवार लहराई और एक ठंडी व्यंग्यात्मकता के साथ कहा, नाटक करना बंद करो। रक्त देवता परिवर्तन में महारत हासिल करने के लिए मैंने इन 10 सालों में हर तरह की यातना झेली। हर दिन मौत से भी बदतर जिंदगी थी और ये सब तुमसे बदला लेने के लिए था। अब जब मैं स्वर्गीय गहन क्षेत्र में घुस गया हूं तो मेरे हेरेटिक क्लाउड ब्लड सेबर की शक्ति कम से कम 100 गुना बढ़ जाएगी। इस बार मैं देखता हूं कि तुम इसे रोकने के लिए क्या इस्तेमाल करते हो। स्तरों को भेदने के बाद रचित का आत्मविश्वास बढ़ गया। कम से कम प्रथम स्तर के स्वर्गीय साधु क्षेत्र आरव का सामना करते हुए वो आत्मविश्वास से लबरेज था। वो बिल्कुल नहीं सोच पा रहा था कि आरव उसके विधर्मी क्लाउड ब्लड सेबर को रोकने के लिए किस तरह के उपाय अपना सकता है। हाफ ड्रैगन फिजिक भी नहीं कर सकता था। जब श्रीनिवास ने यह दृश्य देखा तो उसके चेहरे पर भी चिंता की लकीरें उभर आई। वो रचित बहुत ही भयावह था। अगर वो वास्तव में जीत गया तो ये अच्छी बात नहीं होगी। आरव के पहले के प्रदर्शन ने उसकी आंखों में चमक ला दी। उसे वास्तव में नहीं पता था कि आरव की युद्ध शक्ति वास्तव में इतनी भयानक थी। बस इतना ही था कि रचित स्वर्गीय गहन क्षेत्र में घुस गया
उसके पूरे व्यक्तित्व में गुणात्मक परिवर्तन आया। हाफ ड्रैगन फिजिक पर निर्भर रहते हुए आरव के लिए उसका मुकाबला करना पूरी तरह से असंभव था। साथ ही मंच के नीचे जो कुछ लोग थे, श्रीनिवास ने भी अपनी सतर्कता बढ़ा दी। गुप्त रूप से कबीले के लोगों को सतर्कता बढ़ाने के लिए सूचित किया। वे कुछ लोग बहुत गहराई से छिपे हुए थे, साधारण मार्शल कलाकारों के बीच अगोचर रूप से घुल मिल गए। यहां तक कि उसने भी ध्यान नहीं दिया, लेकिन आरव वास्तव में एक नजर में असंख्य मार्शल कलाकारों के बीच उन्हें पहचान सकता था। उसे वास्तव में नहीं पता था कि इस बदमाश ने इसे कैसे देखा। इस समय वो दीक्षा की ओर देखने से खुद को रोक नहीं सका। उसने पाया कि दीक्षा अभी भी पहले की तरह शांत थी। दीक्षा, क्या तुम्हें आरव के बारे में जरा भी चिंता नहीं है? क्या उसके पास अभी भी कोई तुरुप का पत्ता है जिसका उसने इस्तेमाल नहीं किया है? श्रीनिवास ने पूछा। दीक्षा ने अपना सिर हिलाया और कहा, मुझे आरव के तुरुप के पत्तों के बारे में नहीं पता, लेकिन ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे वो हार जाए। श्रीनिवास पूरी तरह से बातों में हार गए। इस तरह का निराधार भरोसा वास्तव में बिल्कुल भी विश्वसनीय नहीं था। वो वास्तव में ये नहीं समझ पाया कि प्रथम स्तर के स्वर्गीय साधु क्षेत्र आरव किस तरह के उपायों का उपयोग करके रचित को हरा सकता है। आरव ने रचित की ओर देखा और दया से भरकर कहा, रचित, तुम और मैं एक ही दुनिया के नहीं हैं। तुम्हारा वो तथाकथित अभिमान मेरे सामने बिल्कुल भी उल्लेख करने योग्य नहीं है। चूंकि तुम देखना चाहते हो, इसलिए मैं तुम्हें एक वास्तविक प्रतिभा कहलाने वाली चीज को देखने देता हूं। आरव का हाथ ऊपर उठा। उसके हाथ में स्तरमून तलवार थी। उसने धीरे से अपनी आंखें बंद की। स्तरमून तलवार को ऐसे ही पकड़े हुए रचित की ओर इशारा किया। आरव के शरीर से निकलने वाली खतरनाक आभा का कोई संकेत स्पष्ट रूप से नहीं था, लेकिन पता नहीं क्यों उसके शरीर के सारे बाल खड़े हो गए। रचित ने अपने दांत भींच लिए। उसके शरीर पर रक्त की क्यूई एक बार फिर आसमान की ओर उड़ गई। स्वर्गीय गहन क्षेत्र दबाव उसके घुमावदार ब्लेड पर केंद्रित था। एक चौंकाने वाली आभा ने मंच के नीचे मार्शल कलाकारों को व्यावहारिक रूप से अपनी आंखें खोलने में असमर्थ बना दिया। एक ने अपनी चाल चली, जबकि दूसरा स्थिर रहा। यह एक अत्यंत मजबूत विरोधाभास था। रचित की आभा चौंकाने वाली थी। यह ब्लेड नीचे की ओर कट रहा था। ऐसा लग रहा था कि चाहे वो कुछ भी हो, इसे दो हिस्सों में भी विभाजित किया जा सकता है। जबकि आरव के पास बिल्कुल भी आभा नहीं थी, जैसे कि उसका पूरा संसार शांति का था। फिर भी आरव के खतरे को भांपने में सक्षम सिर्फ रचित ही था। दूसरे लोगों की नजर में आरव दिखावा कर रहा था और उसे जरा भी खतरा नहीं था, क्योंकि उन्हें इसका बिल्कुल भी एहसास नहीं था। आरव क्या कर रहा है? इस तरह का पोज देते हुए कोई खतरा नहीं है। रचित की ब्लेड की गति पहले से ही बन चुकी थी। श्रीनिवास भी अब शांत नहीं था। ठीक इसी समय आरव में आखिरकार हरकतें होने लगी। आरव के शरीर से अचानक दो अलग अलग आभाएं निकली, एक काली और एक नीली। दोनों आभाएं आरव के चारों ओर चक्कर लगाने लगी और जोर जोर से घूमने लगी, जिससे एक भंवर बन गया। यह भंवर और भी मजबूत होता गया, धीरे धीरे तूफान का रूप ले लिया। यह दृश्य देखकर श्रीनिवास ने अचंभित होकर कहा, ये। लेकिन रचित को अब इतनी परवाह नहीं थी। उसकी तलवार की गति पहले से ही बन चुकी थी और उसने अचानक तलवार को बाहर निकाल दिया, जो अतुलनीय रूप से भयंकर और तेज रक्त प्रकाश लेकर आरव की ओर दौड़ी। क्रैक क्रैक क्रैक। उसके इस वार के नीचे मैदान पर सुरक्षात्मक भव्य व्यू पर दरारें दिखाई दी। कोई कल्पना कर सकता है कि उसके इस वार की ताकत कितनी शक्तिशाली थी। श्रीनिवास पाठक ने जब स्थिति देखी तो उनके चेहरे पर भाव बदल गए और उन्होंने सख्ती से कहा, जल्दी करो, व्यू की संरचना को मजबूत करो, अन्यथा भव्य व्यू ढहने वाला है। वास्तव में उसे दूसरों को निर्देश देने की कोई जरूरत नहीं थी। पाठक परिवार के दो नवे स्तर फॉर्मेशन सम्राट पहले ही छलांग लगा चुके थे और भव्य व्यू की ओर अनगिनत मंत्र फेंक चुके थे। बहुत जल्द ही भव्य व्यू रचना स्थिर हो गई। पाठक परिवार के गठन गुरुओं ने भी नहीं सोचा था कि ब्राइट मून प्रतियोगिता की अंतिम लड़ाई वास्तव में इस तरह की डिग्री तक लड़ी जाएगी। यहां तक कि उन्होंने जो भव्य व्यू रचना पहले ही बना ली थी, वो लगभग कायम नहीं रह सकी। इन दो गठन सम्राट शक्तियों की ताकत बहुत मजबूत थी। उनके एकीकरण के तहत भव्य व्यू रचना पहले से ही ढहने के खतरे में नहीं थी। लेकिन ठीक इसी समय रचित की कृपाण पहले से ही आरव के 10 फीट के भीतर आ गई थी। बदला लेने की खुशी की एक झलक उसके मुंह के कोनों में झिलमिला रही थी। आरव की चाल अभी तक नहीं बनी थी। उसे विश्वास था कि उसकी ये कृपाण आरव को 2 टुकड़ों में विभाजित करने में पूरी तरह सक्षम थी। नहीं तो कम से कम इसने आरव को बुरी तरह से घायल और मौत के कगार पर पहुंचा देगा। जब तक वो ये मैच जीत सकता है, तब तक वो रचित अभी भी विजेता रहेगा। हालांकि जैसे ही उसकी कृपाण आरव के 3 फीट के भीतर पहुंची, उसे आश्चर्य हुआ कि उसकी घुमावदार तलवार वास्तव में 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ पा रही थी।
आरव ने अभी भी तलवार चलाने की मुद्रा बनाए रखी, लगभग रचित की तलवार की नोक से टकरा रहा था। हालांकि रचित की कृपाण के पास एक और कदम आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं था। हफ हफ, आरव के आसपास एक काला और एक नीला तूफान और भी भयंकर होता जा रहा था। मूल रूप से रचित की कृपाण की गति आरव की आभा से कहीं ज्यादा शक्तिशाली थी। फिर भी आरव की आभा और भी शक्तिशाली होती जा रही थी। तूफान की त्रिज्या भी बड़ी और बड़ी होती जा रही थी। धीरे धीरे इसने रचित के शरीर को पीछे धकेल दिया। ठीक इसी समय आरव ने अचानक दोनों आंखें खोली। एक भयानक आभा तुरंत पूरे चौक में फैल गई। सर्वोच्च सच्चे इरादे का विलय। लगभग उसी समय शेषदेव, श्रीनिभाष, दिनेश, ये शिखर शक्तियां घबराकर चिल्ला उठीं। अच्छा नहीं, रचित खतरे में है। दिनेश के हाव भाव एकदम बदल गए। उसका पूरा व्यक्तित्व मंच की ओर ऐसे दौड़ा जैसे धनुष से तीर छूट गया हो। श्रीनिभाष ने ठंडी सांस ली और कहा, तुम्हारा आदरणीय वास्तव में मेरे उज्जवल चंद्रनगर को बहुत अधिक देख रहा है। उसी समय श्रीनिभाष की आकृति अचानक से गायब हो गई जहां वो था। जब वो फिर से प्रकट हुआ तो वो पहले से ही दिनेश के सामने खड़ा था। दिनेश का चेहरा उतर गया और उसके हाथ में वास्तव में एक दर्पण दिखाई दिया। जिस क्षण दर्पण प्रदर्शित किया गया वो एक भयावह आभा के साथ फट पड़ा। श्रीनिभाष पहले क्रोध की ज्वाला लेकर आए थे, दिनेश को एक अच्छा सबक सिखाने के लिए, लेकिन उस दर्पण की शक्ति को देखकर उनके हाव भाव में अनायास ही भारी परिवर्तन आ गया और उनका आकार विस्फोटक रूप से पीछे हट गया। ठीक उसी समय आरव की आभा और भी अधिक आश्चर्यजनक हो गई। नीली और काली शक्तियों की दो किस्में अचानक एक साथ लुढ़क गई, जिससे एक भयानक हमला हुआ। मत करो। रचित के पास इस समय भागने का कोई मौका नहीं था और वो निराशा की चीख निकालने से खुद को नहीं रोक पाया। मरो। आरव ने हल्की चीख लगाई। तलवार की ऊर्जा चमकी और गायब हो गई, सीधे रचित की ओर बढ़ गई। नीले और काले रंग के बीच बारी बारी से तलवार की ऊर्जा की इस लकीर में दो तरह के सर्वोच्च सच्चे इरादे थे। एक तलवार की थी, दूसरी हत्यारी सर्वोच्च सच्ची मंशा थी। दो तरह के सर्वोच्च सच्चे इरादों के मिलन से इस तलवार की शक्ति ने वास्तव में शून्य में एक बड़ी दरार को चीर दिया। गड़गड़ाहट। शक्तिशाली तलवार ऊर्जा ने सीधे रक्षात्मक भव्य सरणी को चकनाचूर कर दिया। पाठक परिवार के दो गठन सम्राटों को उड़ा दिया। इस तलवार के नीचे रचित निश्चित रूप से मर चुका था, लेकिन ठीक अंतिम मोड़ पर एक आकृति अचानक दो लोगों के बीच में आ गई। दिनेश ने एक ही चाल में श्रीनिभाष को डराकर भगा दिया और सबसे तेज गति से रचित के सामने आ गया। स्पिरिथॉन शैटरिंग मिरर, मेरे लिए तोड़ो। दिनेश ने भयंकर चीख मारी। उसके हाथ में मौजूद दर्पण में भयानक शक्ति फूट पड़ी। गड़गड़ाहट। भयानक नीला और काला तलवार क्यूई वास्तव में इस दर्पण की रोशनी में धीरे धीरे फीकी पड़ गई और अंततः दृष्टि से ओझल हो गई। आरव की निश्चित मारक तलवार बार वास्तव में ऐसे ही बुझ गई। रचित जमीन पर गिर पड़ा। उसका चेहरा अतुलनीय रूप से राख जैसा हो गया था। उसकी आंखें सुस्त और बेजान थी। स्पष्ट रूप से वो अभी भी मृत्यु के भय से बाहर नहीं निकला था। आरव का चेहरा उतर गया और उसने दिनेश की ओर देखते हुए ठंडे स्वर में कहा, दिव्य कलाकृति। सभी लोग दिनेश के हाथों में मौजूद दर्पण को स्थिर रूप से देख रहे थे। ये दर्पण वास्तव में किंवदंतियों की एक दिव्य कलाकृति थी। श्रीनिभाष को पीछे हटाने में सक्षम होने के लिए इस स्तर के शिखर विशेषज्ञ ये एक दिव्य कलाकृति होनी चाहिए। दिव्य कलाकृति, ये वास्तव में एक दिव्य कलाकृति है। मैंने नहीं सोचा था कि ब्राइट मून सिटी की इस यात्रा में मैं वास्तव में एक दिव्य कलाकृति को अस्तित्व में आते देखूंगा। इस डिवाइन मार्शल हॉल की पृष्ठभूमि क्या है? वास्तव में एक दिव्य कलाकृति रखने के लिए दिव्य कलाकृति अस्तित्व में आ रही है। क्या यह हो सकता है कि दिव्यता दांव फिर से उतरने जा रहा है? लड़ाई देख रहे मार्शल आर्टिस्ट के होश उड़ गए। उन्होंने नहीं सोचा था कि ब्राइट मून कंपटीशन देखने के लिए आने पर उन्होंने वास्तव में एक दिव्य कलाकृति को अस्तित्व में आते देखा है। आज की लड़ाई की स्थिति बस ऐसी थी जहां स्थिति का विकास नई ऊंचाइयों को छूता रहा। सबसे पहले आरव का हाफ ड्रैगन शरीर में रूपांतरण हुआ, फिर रचित का ब्लड गॉड ट्रांसफॉर्मेशन सीधे दांव प्रोफाउंड में टूट गया। उसके बाद आरव ने वास्तव में दो सर्वोच्च सच्चे इरादों को जोड़ा। अंत में वास्तव में एक दिव्य कलाकृति भी अस्तित्व में आई। शुरुआत में ये अभी भी ठीक था, लेकिन सर्वोच्च सच्चे इरादों को मिलाना ये कुछ ऐसा था जो दिव्य राजा पावर हाउस ने कर सकते थे। दिव्य राजा पावर हाउस के बीच असमानता इस सर्वोच्च सच्चे इरादों के संलयन पर आधारित थी। केवल सर्वोच्च सच्चे इरादों को मिलाकर ही ये एक दिव्य राजा की ताकत को अन्य दिव्य राजाओं से आगे निकलने की अनुमति दे सकता था। 10 महान दिव्य राजा शक्तिशाली क्यों थे? इसका कारण यह था कि उन्होंने कई तरह के शक्तिशाली सर्वोच्च सच्चे इरादों को मिलाया था। इस तरह वे स्वर्ग के नीचे सभी पर तिरस्कार दिखाने में सक्षम थे। लेकिन आरव
ये युवा जो अभी प्रथम स्तर के स्वर्गीय साधु क्षेत्र में था, वो वास्तव में पहले से ही सर्वोच्च सच्चे इरादों को जोड़ने में सक्षम था। जब वो दिव्य राजा क्षेत्र में घुसेगा तो वो कितना भयानक होगा। कोई ये कह सकता है कि जब तक आरव नष्ट नहीं हो जाता, वो अनिवार्य रूप से भविष्य में 10 महान दिव्य राजाओं की श्रेणी का महाशक्ति बन जाएगा। जहां तक दिव्य कलाकृति स्पिरिट ऑन शैटरिंग मिरर की बात है, तो ये बिना कहे ही और भी स्पष्ट हो गया। जब से दिव्यता दांव शून्य हो गया, तब से दिव्य कलाकृतियां भी दिखाई नहीं दी। यहां तक कि 10 महान दिव्य राजा भी केवल पारलौकिक श्रेणी की पवित्र कलाकृतियों का ही उपयोग करते थे। लेकिन आज एक दिव्य कलाकृति वास्तव में एक बार फिर अस्तित्व में आई। ये उन्हें आश्चर्यचकित कैसे नहीं कर सकता था? दिनेश ने आरव को सीधे उत्तर नहीं दिया। उसकी अभिव्यक्ति भी उतनी ही गंभीर थी जब उसने कहा, वास्तव में मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी छोटी उम्र में तुम वास्तव में पहले से ही सर्वोच्च सच्चे इरादों को जोड़ने में सक्षम हो। ये दिनेश ही था जिसने गलत अनुमान लगाया। चूंकि रचित पहले ही पराजित हो चुका है, इसलिए तुम्हारा सम्मानित स्वही विजेता है। एक दूसरे को खत्म करने की क्या जरूरत है? हमारा दीवान मार्शल हॉल बस हार मान लेगा। इस समय रचित अचानक चौंकर जा गया और अचानक जोर से हंसा और बोला, हाँ, मैं अभी मरा नहीं हूं, मैं अभी मरा नहीं हूं। आरव, तो क्या हुआ अगर तुमने सर्वोच्च सच्चे इरादों को भी जोड़ दिया? क्या तुम अभी भी मुझे मारने में असमर्थ नहीं हो? रचित की हालत ऐसी थी मानो वो पागल हो गया हो, अपनी आवाज के शीर्ष पर चिल्ला रहा हो, अपने दिल में नकारात्मक भावनाओं को बाहर निकाल रहा हो। आरव ने दिनेश को देखा और शांत भाव से कहा, अगर मैं, आरव, लोगों को मारना चाहता हूं तो तुम इसे रोक नहीं सकते। आज रचित को मरना ही होगा। आरव के शब्दों को सुनकर सभी लोग लगातार आहें भर रहे थे। दिव्य कलाकृति अस्तित्व में आ रही है। भले ही आरव के 3 सिर और 6 भुजाएं हों, फिर भी उसे मारना संभव नहीं था। जब तक दिनेश था, उनका दिव्य मार्शल हॉल अभेद्य स्थिति में था। क्या उसने नहीं देखा कि श्रीनिवास जैसा शक्तिशाली व्यक्ति भी दिव्य कलाकृति के सामने अच्छी दूरी बनाए रखता है? आरव के शब्द स्पष्ट रूप से एक साहसिक दिखावा कर रहे थे। दिनेश ने यह सुनकर ठंडे स्वर में कहा, क्या घमंडी बच्चा है, मैं देखना चाहता हूं कि तुम मेरे हाथों में स्पिरिट ऑन शैटरिंग मिरर को कैसे तोड़ते हो। हाँ, स्पिरिट ऑन शैटरिंग मिरर सभी हमलों को तोड़ सकता है, जब तक कि तुम 10 महान दिव्य राजाओं के स्तर के विशेषज्ञ न हो, अन्यथा तोड़ने की इच्छा के बारे में भूल जाओ। तुम जैसे लोग मुझे भी मारना चाहते हो? रचित ने घमंड से कहा। इस समय श्रीनिवास भी धीरे धीरे आरव के पास आए और दिनेश से कहा, चूंकि तुम सभी के पास एक दिव्य कलाकृति है, इसलिए मैं आज तुम सभी को मृत्यु दंड से बचा लूंगा। अपने लोगों को लो और तुरंत मेरे लिए चले जाओ। दिनेश ने मुट्ठियां बांधते हुए श्रीनिवास से कहा, अभी भी नगर के स्वामी श्रीनिवास ही बेहतर जानते हैं, ये हान यहां से विदा लेगा। आरव, तुम्हारी प्रतिभा दूसरों से बढ़कर है, लेकिन अपनी प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए बेताब होकर जो अपनी प्रतिष्ठा खो सकता है, वो केवल तुम ही हो। बात खत्म करके दिनेश ने रचित को ले लिया, जो बस जाने ही वाला था। रुको, आरव ने ठंडी आवाज में कहा। दिनेश ने पलटकर उदासीनता से कहा, क्या तुम्हारे पास अभी भी क्या मार्गदर्शन है? क्या मैंने तुम लोगों को जाने दिया? आरव ने शांत भाव से कहा। श्रीनिवास ने भी नहीं सोचा था कि आरव इतनी बेवजह तंग करेगा। दूसरे पक्ष ने अपने हाथ में एक दिव्य कलाकृति पकड़ी हुई थी। एक बार जब वे सारी मर्यादा खो देंगे तो ब्राइट मून सिटी को निश्चित रूप से भारी क्षति होगी। भले ही वे दूसरे पक्ष को मार गिराएं, लेकिन अंत में नुकसान लाभ से अधिक होगा। आरव, जब तक हरी पहाड़ियां रहेंगी तब तक जलाऊ लकड़ी की कमी नहीं होगी। बेहतर है कि उन्हें पहले ही चले जाने दिया जाए। एक दिव्य कलाकृति की शक्ति वो नहीं है जिसका आप मुकाबला कर सकें, श्रीनिवास ने आग्रह किया। हाँ, जो समय को समझता है वही बुद्धिमान व्यक्ति है। आरव, आपने सर्वोच्च सच्चे इरादे के संलयन का भी उपयोग किया। क्या ऐसा हो सकता है कि आपके पास अभी भी कोई तुरुप का पत्ता है? दिनेश ने हंसते हुए कहा। आरव ने अपना सिर हिलाया और कहा, मैं, आरव, हमेशा वही करता हूं जो मैं कहता हूं। अगर मैं चाहता हूं कि रचित मर जाए तो उसे आज ही मरना होगा। आरव को अभी भी अनुचित मांग के साथ परेशान करते देख दिनेश आखिरकार सच में क्रोधित हो गया। सच में जब जीवन दान दिया जाता है तो मुंह मोड़ना। अगर दिव्य सार को संजो कर नहीं रखते तो तुम पहले ही मर चुके होते। क्या यह संभव है कि तुम सच में सोचते हो कि मैं तुम्हें मारने की हिम्मत नहीं कर सकता? गड़गड़ाहट। आरव ने कुछ नहीं कहा। एक बार फिर उसके चारों ओर काली और नीली शक्ति की 2 धाराएं बन गई। वो वास्तव में एक बार फिर दोनों परम इरादों को मिलाने जा रहा था। लापरवाह और अंधी चीज, चूंकि तुम खुद मौत की तलाश कर रहे हो तो मैं तुम्हें भी नहीं बचा सकता। बात करते हुए दिनेश ने स्पिरिट ऑन शैटरिंग मिरर निकाला। जाओ, मार डालो। आरव चिल्लाया। एक तलवार छूटी, दुनिया हिल गई। मूर्ख, ये सब एक ही परिणाम है,
भले ही इसे 1000 बार दोहराया जाए। स्पिरिट हॉर्न शैटरिंग मिरर, मेरे लिए तोड़ दो, दिनेश चिल्लाया। लेकिन ठीक इसी समय एक विशाल शिवालय आकाश से उतरा, जो रचित की ओर कुचल रहा था। अंतरिक्ष मीनार स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति लेकर आई, और यह अप्रत्याशित रूप से दिनेश के पीछे प्रकट हुई। यह दृश्य बहुत अचानक था। हर किसी को उम्मीद नहीं थी कि आरव के पास वास्तव में अभी भी ऐसी चाल है। गड़गड़ाहट, एक जोरदार धमाका सुनाई दिया। लोगों को लगा कि धरती कांप रही है। अंतरिक्ष मीनार सीधे रक्षित की ओर टूट पड़ी, उसे कुचलकर चूर चूर कर दिया। इधर दिनेश ने आरव के हमले को बुझाने के लिए स्पिरिट हॉर्न शैटरिंग मिरर का इस्तेमाल किया, लेकिन रक्षित फिर भी मर गया। एक और दिव्य कलाकृति। हे भगवान, इस दुनिया में आखिर क्या हो रहा है? मूर्ख, वो मीनार कोई दिव्य कलाकृति नहीं है, बल्कि एक अर्ध दिव्य कलाकृति है। लेकिन भले ही वो अर्ध दिव्य कलाकृति हो, लेकिन ये पहले से ही असीम रूप से दिव्य कलाकृति के करीब है। आरव, ये लड़का, वास्तव में एक ऐसा स्वर्ग विरोधी सौभाग्यशाली मुठभेड़ में था, जो अर्ध दिव्य कलाकृति प्राप्त करने में सक्षम था। ऊपरी हाथ पाने के लिए इस सरल चाल के साथ इसने वास्तव में उसे रचित को मारने दिया। अंतरिक्ष मीनार की उपस्थिति ने भीड़ में एक बार फिर हलचल मचा दी। आज इन मार्शल कलाकारों ने वास्तव में अपने क्षितिज को व्यापक बनाया। सर्वोच्च सच्चे इरादों, दिव्य कलाकृति, अर्ध दिव्य कलाकृति को मिलाकर एक के बाद एक दिखाई दिए। इसने जीवन के बारे में उनके 3 दृष्टिकोणों को ताजा कर दिया। जिस चीज ने उन्हें सबसे ज्यादा चौंकाया वो अभी भी आरव था। ये युवक बहुत डरावना था। उसकी अपनी ताकत चरम सीमा तक भयानक थी। इसके अलावा उसके पास असंख्य आकस्मिकताएं भी थी। दिनेश के पास एक दिव्य कलाकृति थी और वो अतुलनीय रूप से अहंकारी था, लेकिन अंततः उसे आरव के हाथों हार का सामना करना पड़ा। आरव ने अपनी हथेली उठाई। अंतरिक्ष मीनार उसकी हथेली पर लौट आई। उसने अंतरिक्ष मीनार को दूर रख दिया और दिनेश से बेपरवाही से कहा, तो क्या हुआ अगर दिव्य कलाकृति है तो? अगर मैं, आरव, लोगों को मारना चाहता हूं तो कोई भी उसे रोक नहीं सकता। ठीक है, अब तुम लोग जा सकते हो। बात खत्म करके आरव ने पीछे मुड़कर दीक्षा की दिशा में उड़ते हुए जाना चाहा। दिनेश तब तक क्रोधित था जब तक उसने अपने जबड़े कसकर बंद नहीं कर लिए। उसका पूरा शरीर लगातार कांप रहा था। आरव के पीछे के दृश्य को देखते हुए उसने अपनी हत्या की मंशा को छिपाने का जरा भी प्रयास नहीं किया। उसी समय कई आभाएं पहले से ही उस पर टिकी हुई थी। जब तक वो आगे बढ़ता उसे एक भयानक झटका लगता। यद्यपि उसके पास एक दिव्य कलाकृति थी, फिर भी उसके पास बहुत अधिक विवेक था। अंत में उसने फिर भी एक ठंडी सांस ली और दिग्विजय और अन्य लोगों से कहा, चलो चले। दीक्षा शालीनता से चला और आरव का अभिवादन करने गया और जल्दी से उसे सहारा दिया। लगातार 2 बार दोनों इरादों को प्रयोग करने से आरव के शरीर पर बहुत अधिक भार पड़ा। वर्तमान आरव पहले से ही ढहने के कगार पर था। आरव, ये आपके लिए बहुत मुश्किल था, दीक्षा ने राहत भरी आवाज में कहा। ब्राइट मून सिटी के बाहर दिनेश और दूसरे लोग बिना किसी जल्दबाजी के चल रहे थे। बातचीत चल रहा था। ये सब बेपरवाह लोग हैं। ये लोग ठीक से सोचने के लिए अपने दिमाग का इस्तेमाल भी नहीं करते। क्या ये लोग किसी दिव्य कलाकृति की चाहत कर सकते हैं? दिनेश ने अपने अधीनस्थ से कहा। दिनेश द्वारा दिव्य कलाकृति को उजागर करने से स्वाभाविक रूप से हर जगह की ताकतों की लालची निगाहें आकर्षित होंगी। इस समय 7 से 8 बड़े और छोटे गुट उन्हें निशाना बना रहे थे। ये लोग दिनेश के हाथों में दिव्य कलाकृति से सावधान थे और साथ ही इस बात से भी आशंकित थे कि उनके संघर्ष से दूसरी ताकतें लाभ उठा सकती हैं। इसलिए यही कारण था कि उन्होंने संयम बरता और कोई कदम नहीं उठाया। वे स्वाभाविक रूप से जागरूक हैं। बस इतना है कि दिव्य कलाकृति का प्रलोभन बहुत बड़ा है, दिग्विजय ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। दिनेश ने गंभीरता से कहा, उन्हें कम लोगों वाली जगह पर ले जाओ, किसी को मत छोड़ो। रचित का रक्त देवता परिवर्तन में निपुणता प्राप्त करने के पश्चात दिव्य मार्शल हॉल ने उसे बहुत महत्व दिया। इस बार भी ब्राइट मून नगरी में आने का उद्देश्य परीक्षणों का अनुभव करना था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वो इस तरह से आरव द्वारा कुचल दिया जाएगा। वर्तमान दिनेश के पेट में क्रोध भरा हुआ था, जिसे बाहर निकालने के लिए कोई जगह नहीं थी। लेकिन ये लोग एक एक करके खुद को दरवाजे तक ले गए। यदि उनके पास दिव्य कलाकृति की रक्षा करने की शक्ति नहीं थी, तो वे इसे प्रकट करने का साहस कैसे कर सकते थे? वास्तव में सभी ने तर्क को समझ लिया। बस इतना था कि कितने लोग दिव्य कलाकृति के प्रलोभन को सहन करने में सक्षम थे। एक दिन बाद एक जंगल के अंदर, जहां बहुत कम लोग जाते थे, लाशें जमीन पर अव्यवस्थित रूप से बिखरी हुई थी। इन लाशों में सबसे मजबूत में वास्तव में अंतिम चरण की स्वर्गीय गहन क्षेत्र शक्ति थी। हालांकि दिनेश और उसके लोगों के सामने उनकी ताकत का उल्लेख करने लायक बिल्कुल भी नहीं था। मां महिम, इन पूंछों का पहले ही ध्यान रखा जा चुका है। अब हमें क्या करना चाहिए?
दिग्विजय ने अपने हाथ थपथपाए और दिनेश से पूछा। दिनेश ने गंभीर चेहरे के साथ कहा, इस यात्रा का उद्देश्य सोन मुन प्यूपल है। चूंकि हम पहले से ही पारंपरिक साधनों से प्रवेश करने में असमर्थ हैं, इसलिए हम केवल बल का उपयोग कर सकते हैं। गुप्त क्षेत्र के खुलने में अभी कुछ दिन बाकी है। हम पहले छिपेंगे और कार्रवाई करने के लिए सही समय का इंतजार करेंगे। फिर रचित के मारे जाने की बात, दिग्विजय ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा। जिस क्षण दिनेश ने सुना, उसका चेहरा और भी गहरा हो गया और उसने कहा, आरव, वो बदमाश गुप्त क्षेत्र में जरूर प्रवेश करेगा। उस समय हम मिलकर हिसाब बराबर कर लेंगे। आरव ने एक दिन आराम किया, फिर वो अपनी चरम अवस्था में आ गया। जब वो एकांत से बाहर निकला तो उसने पाया कि वहां पहले से ही काफी लोग उसका इंतजार कर रहे थे। सबसे पहले उसे श्रीनिवास से मिलना था। वो दीक्षा का पिता था। ये चेहरा तो देना ही था। आरव को फिर से देखकर श्रीनिवास ने उसे बहुत देर तक देखा, मानो वो आरव को पहली बार देख रहा हो। सिटी लॉर्ड श्रीनिवास, क्या इस आरव के चेहरे पर फूल है? आरव सिर्फ आवाज लगा पाया। श्रीनिवास पाठक ठिठक गए, फिर बोले, ये सम्राट कई सालों से जीवित है। मैं नहीं बता सकता कि मैं कितने युवा प्रतिभाशाली लोगों से मिला हूं, लेकिन आप जैसे अथाह व्यक्ति से मिलना अभी भी मेरा पहला अनुभव है। आरव, आपने ब्राइट मून प्रतियोगिता जीती है। हम एक परिवार के रूप में भी माने जाते हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपके और आत्मा मार्शल दिव्य राजा के बीच किस तरह का रिश्ता है? आरव ने श्रीनिवास की ओर देखा और एक मुस्कान के साथ कहा, जो मुस्कान नहीं थी। आत्मा मार्शल दिव्य राजा? ये आरव उसे नहीं जानता। आरव जितना अधिक गहरा होने का दिखावा करता, उतना ही अधिक श्रीनिवास उसे समझ नहीं पाता। आरव जितना अधिक दृढ़ता से इनकार करता, उतना ही अधिक निश्चित होता कि उसका और आत्मा मार्शल दिव्य राजा का रिश्ता उथला नहीं है। लेकिन इस तरह की बात आरव के लिए इसे व्यक्तिगत रूप से स्वीकार करने का कोई तरीका नहीं था। पहले उसका और आत्मा मार्शल दिव्य राजा का रिश्ता वास्तव में उथला नहीं था, लेकिन यह निश्चित रूप से उस तरह का रिश्ता नहीं था, श्रीनिवास ने सोचा। लेकिन इस तरह का प्रभाव आरव ने इसे उधार लेने में कोई आपत्ति नहीं की। फिर आपके हाथों में अर्धदिव्य कलाकृति, श्रीनिवास को सबसे ज्यादा जो जानना था उसके बारे में बात करें तो यह स्वाभाविक रूप से अभी भी अंतरिक्ष मीनार की जानकारी थी। अर्धदिव्य कलाकृति, इस तरह की चीज दिव्य क्षेत्र में बहुत सनसनीखेज थी। हालांकि अंतरिक्ष मीनार की तुलना एक वास्तविक दिव्य कलाकृति से नहीं की जा सकती थी, लेकिन अर्धदिव्य कलाकृति की शक्ति पहले से ही काफी भयावह थी। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि जिसके पास अर्धदिव्य कलाकृति थी, वो श्रीनिवास का भावी दामाद भी था। आरव मुस्कुराए और बोले, नगर के स्वामी श्रीनिवास उस दिनेश का पीछा करने नहीं गए, बल्कि मेरे मीनार के बारे में पूछने आए। तर्क कहा है? कोई बात नहीं, मेरा मीनार भी उनके स्पिरिट ऑन शैटरिंग मिरर की बराबरी नहीं कर सकता, है ना? जहां तक मुझे पता है, स्पिरिट ऑन शैटरिंग मिरर एक प्राचीन दिव्य कलाकृति है। इसकी शक्ति अत्यंत भयानक है। इसके अलावा इसमें एक भयानक क्षमता भी है, जो ये है कि ये अंतरिक्ष को चकनाचूर कर सकता है। मेरे विचार से हालांकि वे लोग कुछ समय के लिए पीछे हट गए, लेकिन वे शायद आसानी से दूर नहीं भागेंगे, है ना? आरव ने क्या सोचा, श्रीनिवास को यह कैसे याद नहीं आया? आरव की बात सुनकर वो गहरी सांस लेने लगा। फिर उसने कहा, ब्राइट मून प्रतियोगिता के बाद मैंने उनके ट्रैक का अनुसरण करने के लिए एक पाठक परिवार के विशेषज्ञ को भेजा। परिणाम स्वरूप आरव का चेहरा थोड़ा उतर गया और उसने पूछा, परिणाम स्वरूप क्या? अभी खबर आई है, ब्राइट मून सिटी के उत्तर में 30,000 मील दूर घने जंगल में 100 से ज्यादा लाशें मिली है। उनमें मेरे पाठक परिवार का उस व्यक्ति भी था। उन लोगों का नामो निशान ही मिट चुका है, श्रीनिवास ने गंभीरता से कहा। आरव ने गहरी सांस ली। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये लोग काम करते समय इतने निडर होंगे। लगता है इस बार गुप्त क्षेत्र खुल रहा है। शायद ये बहुत शांतिपूर्ण न हो। जब आरव और श्रीनिवास भीतरी कक्ष में बातचीत कर रहे थे तो दीक्षा को ही पूरी तरह से हमला किया जा रहा था। लेकिन ये कोई सख्ती हमला नहीं था। यह हमला था कुछ किमियाग्रों का, वो भी पाठक परिवार के। दीक्षा, तुम्हारे चाचा गणेश ने बचपन से ही तुम पर बहुत प्यार लुटाया है। बचपन में तुमने जो दवाइयां खाई थी, उनमें से बहुत सी दवाइयां चाचा गणेश पाठक ने तुम्हारे लिए बनाई थी। थोड़ी देर में जब हमारा दामाद बाहर आएगा तो क्या तुम अपने चाचा गणेश को उससे मिलवा सकते हो? बकवास। उस समय जब तुमने सुना कि दीक्षा को निचले क्षेत्र का एक गवार मिल गया है तो तुम्हारे पास आपत्तियों की कोई कमी नहीं थी। दीक्षा, तुमसे प्यार करने की बात करें तो ये अभी भी तुम्हारे चाचा कार्तिकेय ही है जो तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। जब तुम छोटे थे तो चाचा कार्तिकेय अक्सर तुम्हें गोद में उठाकर रखते थे। मैं कहता हूं, बड़े भाई, तुम सब लड़ना बंद करो। इस छोटे भाई की बीमारी जानलेवा है और इसमें देरी बर्दाश्त नहीं होती। योगेंद्र पाठक चिल्लाया। इस समय ने योगेंद्र पाठक को तीव्र चिंता से भर दिया। उस दिन आरव के शब्द लगातार उसके कानों के पास घूम रहे थे, जिससे वो पूरे समय अवसाद के बीच जी रहा था।
वो आरव को ढूंढना चाहता था ताकि पता लगा सके कि यह वास्तव में क्या था, लेकिन आरव बहुत व्यस्त था। सबसे पहले वो आत्मा पृथक्करण की गोली को परिष्कृत करने में दीक्षा की मदद कर रहा था। उसके तुरंत बाद बंद एकांत में गया। फिर बाहर आने के बाद ब्राइट मून प्रतियोगिता में भाग लिया। ये सभी परिवार के कबीले से संबंधित महत्वपूर्ण मामले थे। वो अंदर कैसे घुस सकता था? अब ब्राइट मून प्रतियोगिता की धूल आखिरकार जम गई। वो सीधे आरव को खोजने के लिए आया, लेकिन आरव की अभी बहुत मांग थी। यहां बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे थे और लाइन में लगे हुए थे। चाचाओं के इस समूह को आरव से मिलने के लिए बहस करते देख दीक्षा को भी इस बात से सम्मानित महसूस हुआ। चाचाओं, ऐसा नहीं है कि दीक्षा आप सबकी मदद करना नहीं चाहता है, बल्कि सच तो यह है कि यह दीक्षा आरव के लिए निर्णय लेने में असमर्थ है। वो किससे मिलना चाहता है, उसके लिए सबसे अच्छा है कि वो बाहर आने के बाद खुद आकर निर्णय ले। दीक्षा ने एक चापलूसी भरी मुस्कान के साथ कहा। जब वे बात कर रहे थे तभी श्रीनिवास और आरव भीतरी कक्ष से बाहर आ गए। हॉल में अचानक शांति छा गई। श्रीनिवास के चेहरे पर बहुत ही भद्दा भाव था। आरव को हर चीज से कोई सरोकार नहीं था। उसे कोई भी उपयोगी जानकारी नहीं मिली, बल्कि आरव के विश्लेषण ने उसे दिनेश और उसके समूह के बारे में थोड़ी चिंता में डाल दिया। श्रीनिवास ने सभी पर एक नजर डाली और कुछ भी नहीं कहा, और वो सीधे चला गया। उसके जाते ही लोगों का एक समूह एक साथ इकट्ठा हो गया, जो लगातार चहक रहा था। ठीक है, मेरे लिए सब चुप हो जाओ, आरव ने ठंडे स्वर में चिल्लाया। ये लोग बहुत आज्ञाकारी ढंग से चुप हो गए। अगर कोई साधारण जूनियर उनसे इस तरह बात करने की हिम्मत करता तो उसे बहुत पहले ही जोरदार थप्पड़ मार दिया जाता, लेकिन आरव अलग था। उसने चित्रंजन के प्रति सम्मान भी नहीं दिखाया। इसके अलावा आरव एक कीमिया और मार्शल ड्वाल शक्ति था। भविष्य में उसे कीमिया और मार्शल आर्ट में भयानक सिद्धियां प्राप्त होंगी। शायद आरव अगला आत्मा मार्शल दिव्य राजा होगा। आरव ने हाथ हिलाया और कहा, योगेंद्र पाठक रुकें, बाकी सब चले जाएं। कल मैं एक मंच खोलूंगा और प्रवचन दूंगा। कीमिया में आप सभी के जो भी प्रश्न हैं, आप उस समय मुझसे मार्गदर्शन ले सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के पास केवल एक ही मौका है। वापस जाए और ध्यान से सोचें कि क्या पूछना है। जैसे ही सभी ने यह सुना, वे खुशी से फूले नहीं समाये। वे एक एक करके चले गए। कीमिया सम्राटों का समूह आरव के सामने छात्रों की तरह था, अतुलनीय रूप से सम्मानजनक। आरव और दीक्षा ने एक दूसरे की ओर देखा और असहायता का संकेत प्रकट किए बिना नहीं रह सके। इस परिणाम की भविष्यवाणी की जा सकती थी। आरव ने जो कीमियापत शक्ति प्रदर्शित की थी, वो पहले से ही सामान्य कीमिया सम्राटों की शक्तियों से कहीं अधिक थी। जैसा कि कहावत है कि जो पहले पहुंचते थे वे शिक्षक होते थे। इन कीमिया सम्राटों की आरव की तलाश करना भी उचित था। उस बारे में, दामाद जी, मेरे शरीर में आखिर किस तरह की समस्या हुई? योगेंद्र ने हाथ जोड़कर पूछा। आरव ने सम्मान की कुर्सी पर लापरवाही से बैठते हुए शांत भाव से कहा, ब्लू स्काई स्पिरिट रूट बहुत कम है। मेरा मानना है कि आपके पाठक परिवार के पास भी बहुत अधिक नहीं है। अगर मेरा अनुमान सही है तो आपके पाठक परिवार में कोई और कीमिया सम्राट होगा जिसने ब्लू स्काई स्पिरिट रूट को ब्रह्मा गुप्त पत्ती में बदलने की स्वतंत्रता ली होगी, है ना? अपने पिछले जन्म में दक्षराज ने योगेंद्र पाठक के लिए एक नुस्खा लिखा था। जब तक योगेंद्र पाठक दवा खाते, नुस्खे के अनुसार यांकियाओ मेरिडियन की चोटें स्वाभाविक रूप से ठीक हो जाती। ब्लू स्काई स्पिरिट रूट नुस्खे में एक प्रकार की स्पिरिट दवा थी। आरव के शब्दों को सुनकर योगेंद्र पाठक को बहुत आश्चर्य हुआ। आरव को अपनी पूइज लेने की भी जरूरत नहीं थी और उन्हें पहले से ही अपना नुस्खा पता था। यह भी बहुत अजीब था, है ना? इसके अलावा आरव ने जो कहा उसमें जरा सी भी गलती नहीं थी। पाठक परिवार की ब्लू स्काई स्पिरिट रूट वास्तव में उसके द्वारा बहुत जल्दी समाप्त हो गई थी। परिस्थितियों के कारण मजबूर होकर योगेंद्र पाठक केवल नुस्खा ले सकते थे और एक परिवार के कबीले के कीमिया सम्राट बुजुर्ग से मदद मांग सकते थे। परिणाम स्वरूप उस कीमिया सम्राट बुजुर्ग ने दूसरों से परामर्श किए बिना ब्लू स्काई स्पिरिट रूट को ब्रह्मा सीक्रेट लीफ में बदलने का फैसला किया। दामाद सच में भगवान जैसा है, जो वास्तव में इस बारे में जानता है। पाठक परिवार की ब्लू स्काई स्पिरिट रूट मेरे लिए केवल आधे साल के समय के लिए उपयोग करने के लिए पर्याप्त थी। परिस्थितियों से मजबूर होकर मैं मदद मांगने के लिए एल्डर रमन के पास गया। उन्होंने नुस्खे को देखा और कहा कि मैं ब्लू स्काई स्पिरिट रूट की जगह ब्रह्मा सीक्रेट लीफ का उपयोग कर सकता हूं। इसलिए एल्डर रमन योगेंद्र पाठक के मुंह से पाठक परिवार में एक मध्यम श्रेणी के कीमिया सम्राट बुजुर्ग थे, जिनकी स्थिति पूजनीय थी। आरव ने यह सुनकर सिर हिलाया और कहा, ब्रह्मा सीक्रेट लीफ और ब्लू स्काई स्पिरिट रूट के औषधीय प्रभाव वास्तव में इस नुस्खे में विनिमय पहलू है। यह वास्तव में यांकियाओ मेरिडियन चोटों का इलाज करने में भी सक्षम है। लेकिन इस नुस्खे में अभी भी एक और पूरक दवा है, ग्रीन जेड हेवनली स्टार ग्रास। ब्रह्मा सीक्रेट लीफ के साथ मिलाकर दवा बनाने से एक धीमी गति से काम करने वाला विष पैदा होगा,
जो मार्शल आर्टिस्ट के दिमाग को पंगु बना देगा। अनिश्चित अंतराल पर जैसे जैसे समय बीतता है, जब विषाक्त पदार्थ एक निश्चित स्तर तक जमा हो जाते हैं, तो ये व्यक्ति को पूरी तरह से पागल भी बना सकता है। यही कारण है कि आपको ध्यान करना मुश्किल लगता है, और यही कारण है कि आपकी सार ऊर्जा भी कभी कभी बाधित हो जाती है। योगेंद्र पाठक की अभिव्यक्ति नाटकीय रूप से बदलने में मदद नहीं कर सकी। उस समय जब एल्डर रमन ने उन्हें नुस्खे को बदलने में मदद की, तो उन्होंने पाया कि दवा के प्रभाव पहले से बहुत अलग नहीं थे, और उन्होंने एल्डर रमन को अपनी आंखों में आंसू के साथ धन्यवाद भी दिया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इस ब्रह्मा गुप्त पत्ते के वास्तव में इतने गंभीर परिणाम होंगे। इसके बारे में क्या करना है? जिस क्षण योगेंद्र पाठक ने यह सुना, वो पूरी तरह से सभी सामाजिक शिष्टाचार खो बैठा। आरव ने कहा, अगर ये कोई और होता तो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे पता है कि आपने इन कुछ वर्षों में दीक्षा के प्रति अतिरिक्त अच्छी विचार दिखाए हैं। दीक्षा के चेहरे के कारण मैं स्वाभाविक रूप से आपको नहीं छोड़ूंगा। मैं आपके लिए एक नुस्खा लिखूंगा। दवाई बताए अनुसार ही लें। 10 दिन में आप अवश्य ठीक हो जाएंगे। योगेंद्र पाठक ने जब यह सुना तो वो खुशी से फूले नहीं समाये और बोले, बहुत बहुत धन्यवाद दामाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद दामाद जी। आरव ने हाथ हिलाया और कहा, आप दीक्षा के बड़े हैं, स्वाभाविक रूप से आप मेरे भी बड़े हैं। इस तरह का गंभीर सम्मान भविष्य में इसे छोड़ देना ही बेहतर है। मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। नुस्खा प्राप्त करते हुए ऐसा लगा जैसे योगेंद्र पाठक को कोई अमूल्य खजाना मिल गया हो, और वो बहुत खुश होकर चला गया। दीक्षा ने एक आह भरी और कहा, आरव, ये आपके लिए वाकई मुश्किल है। आरव और वह दोनों जानते थे कि दूसरा क्या सोच रहा था, और स्वाभाविक रूप से वो जानता था कि दीक्षा किस बारे में बात कर रहा था। आरव एक समय में एक शिखर अस्तित्व था जिसे हर कोई देखता था। योगेंद्र पाठक, इस तरह के स्वर्गीय गहन क्षेत्र के शक्तिशाली व्यक्ति को भी उसके प्रति अतिरिक्त सम्मान दिखाना होगा, लेकिन उसके बोझ तले दबकर उसे अपना दर्जा कम करना पड़ा और इन लोगों को चाचा कहना पड़ा। लेकिन आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने बहुत पहले ही कहा था, दक्षराज पहले ही बादल और धुएं से परे हो चुका है। अब जो तुम्हारी आंखों के सामने है वो निचले लोकों से आया हुआ एक छोटा सा गवार है। जहां तक उन व्यर्थ की महिमाओं का सवाल है, जब तक मेरी शक्ति पर्याप्त है, ये स्वाभाविक रूप से भीड़ की तरह आएगी। अगले 2 दिनों में आरव ने एक मंच खोला और पाठक परिवार में एक प्रवचन दिया, जिसमें उन कीमिया सम्राटों के हर एक प्रश्न का उत्तर दिया। 2 दिनों में ये कीमिया सम्राट शक्तिशाली लोग एक छोटे से कीमिया आदरणीय को अपने दिल से सम्मान देने लगे। उनकी कीमिया दांव समझ बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी जिसकी वे तुलना कर सकें। असमानता बहुत बड़ी थी। आधे महीने बाद एक शाम ब्राइट मून सिटी के आसमान में चांदनी अचानक असामान्य रूप से चमकीली हो गई, जिससे पूरा शहर दिन की तरह जगमगा उठा। उसी समय सुजल शहर का सूरज भी असीम चमक के साथ चमक रहा था, मानो वो क्षितिज से होकर निकल जाएगा। सूर्य और चंद्रमा की संयुक्त चमक आखिरकार आ ही गई। असीम चमक के प्रकाश में इसने 2 सुजल और ब्राइट मून नगरों के 10,000 मील के दायरे को रोशन कर दिया, जिससे शाम का आकाश दिन में बदल गया। धीरे धीरे बहुरंगी धुंध के बादल ऊपर की ओर उठे और आकाश को पूरी तरह से ढक लिया। इस क्षण ऐसा लगा जैसे सुजल नगर और ब्राइट मून नगर नश्वर दुनिया का स्वर्ग बन गए हों। ऐसा अद्भुत दृश्य हर 300 साल में एक बार ही देखने को मिलता है। सूर्य और चंद्रमा की संयुक्त चमक। गुप्त क्षेत्र आखिरकार एक बार फिर दिन का प्रकाश देखने जा रहा है। मुझे आश्चर्य है कि इस बार कौन पूर्वजों की कृपा प्राप्त कर सकता है और उनकी आंखों को धोने के लिए आत्मा का वसंत प्राप्त कर सकता है। ब्राइट मून नगर के आकाश में बहुरंगी अमर ऊर्जा के बीच अंतरिक्ष में वास्तव में धीरे धीरे एक अंतर खुल गया, जैसे कि ये किसी की आंख थी जो धीरे धीरे खुल रही थी। वो गुप्त क्षेत्र का प्रवेश द्वार था। उसी समय सुजल सिटी के ऊपर आसमान में एक दरार दिखाई दी। वो दरार सुजल सिटी की थी। बहुत से मार्शल आर्टिस्ट दरार वाले क्षेत्र में घुस गए। बहुत स्पष्ट रूप से वे सभी केक का एक टुकड़ा पाना चाहते थे। इस तरह का भव्य आयोजन जो हर 300 साल में ही खुलता है, कौन अविचलित रहेगा? बस इतना ही था कि हर बार जब गुप्त क्षेत्र खुलता था, सुजल सिटी और ब्राइट मून सिटी दूसरों को उस पर अतिक्रमण करने से पूरी तरह से रोक देते थे। प्रवेश क्षेत्र पर कड़ी सुरक्षा होती थी। कई आकृतियां धीरे धीरे उठती हुई प्रवेश द्वार के सामने पहुंची। सबसे आगे वाला व्यक्ति योगेंद्र पाठक था। अंधीकृत लोगों, जल्दी से पीछे हट जाओ, नहीं तो हम पकड़ लेंगे और सरसरी तौर पर मार डालेंगे। गुप्त क्षेत्र में ब्राइट मून सिटी के स्थायी निवासी 300 वर्ष से कम आयु के मार्शल कलाकार और जिनकी ताकत ब्राइट मून सिटी तक पहुंच गई है, शहर में निर्दिष्ट स्थानों पर निरीक्षण प्राप्त करने के बाद आप प्रवेश कर सकते हैं। योगेंद्र पाठक ने ठंडे स्वर में कहा, गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करना पाठक परिवार के सदस्यों का विशेष अधिकार नहीं था। हालांकि पाठक परिवार मजबूत था,
लेकिन एक पाठक परिवार इतनी बड़ी रैंक 1 पवित्र भूमि का समर्थन नहीं कर सकता था। इसलिए गुप्त क्षेत्र शहर के मार्शल कलाकारों के लिए भी खोला जाएगा। हालांकि गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करने की योग्यता प्राप्त करने के लिए किसी को ब्राइट मून सिटी का स्थायी निवासी होना चाहिए। बेशक स्थायी निवास की योग्यता प्राप्त करना बहुत कठिन था। परिस्थितियां बेहद कठोर थी। इन लोगों ने या तो पाठक परिवार के प्रति पीढ़ियों से वफादारी की शपथ ली थी या फिर पाठक परिवार के प्रति आजीवन वफादारी की शपथ ली थी। कोई भी व्यक्ति अपने द्वारा किए गए काम से दूसरों को मिलने वाले लाभ को नहीं जाने देता। पाठक परिवार स्वाभाविक रूप से दूसरों को गुप्त क्षेत्र के कोटे आसानी से नहीं मिलने देगा। आरव ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। ध्यान की अवस्था से जागते हुए जब उसने दीक्षा को देखा तो वो भी डर के मारे उछल पड़ा। दीक्षा, कुछ दिन से नहीं देखा, तुम वास्तव में पहले ही टूट चुकी हो। इनट बैटल सोल बॉडी वास्तव में अपनी प्रतिष्ठा पर खरी उतरती है। दीक्षा बहुत प्रतिभाशाली थी, विशाल से भी एक पायदान ऊपर। बस इतना था कि उसके इनट बैटल सोल बॉडी के भड़कने के बाद उसका साधना क्षेत्र हमेशा के लिए ठप हो गया। इन दर्जन वर्षों में उसका साधना क्षेत्र आगे नहीं बढ़ा बल्कि गिर गया। यहां तक कि ये कई क्षेत्रों में गिर भी गया। जब से वो ठीक हुई है तब से अब तक केवल आधे महीने का समय लगा है। न केवल दीक्षा का साधना क्षेत्र अपनी चरम अवस्था में पहुंच गया बल्कि ये नई ऊंचाइयों पर भी पहुंच गया और वो 9वें स्तर के स्वर्गीय साधु क्षेत्र में पहुंच गई। ऐसी साधना गति बस बहुत चौंकाने वाली थी। आरव की इनट बैटल सोल बॉडी के बारे में समझ भी केवल अभिलेखों तक ही सीमित थी। लेकिन अब जब उसने दीक्षा की साधना गति को अपनी आंखों से देखा तो उसे पता चला कि यह आत्मा का शरीर कितना भयानक था। जब दीक्षा दिव्य राजा क्षेत्र में साधना कर रही थी तो इनट मूनलाइट हेवनली आई की नेत्र कलाओं के साथ युग्मित होकर यह बस देवताओं का सामना करने पर देवताओं को मारना, शैतान का सामना करने पर शैतानों को मारना था। एक ही व्यक्ति में 2 तरह के स्वर्ग विरोधी शरीर पैदा होना, यह तो स्वर्ग का मजाक था। कष्ट सहने के बाद आखिरकार दीक्षा ने बादलों को हटा दिया और चमकता हुआ चांद देखा। दीक्षा ने प्यार से मुस्कुराते हुए कहा, क्या ये सब अभी भी बड़े भाई आरव की बदौलत नहीं है? तुम्हारे बिना दीक्षा बहुत पहले ही कब्रिस्तान में मुरझाई हुई हड्डियां बन गया होता। आज मैं कैसे रह सकता था? दीक्षा ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो तुम फिर से वही कर रहे हो। लगता है कि गुप्त क्षेत्र पहले से ही खुला हुआ है। क्या हमें अंदर प्रवेश करने के लिए थोड़ी तैयारी करनी चाहिए? दीक्षा ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाते हुए कहा, बड़े भाई आरव को खोजने आना ठीक इसी मामले के लिए है। पिताजी ने पहले ही फैसला कर लिया है। कल दोपहर तक मार्ग पूरी तरह से स्थिर हो जाना चाहिए। उस समय हम ब्राइट मून सिटी के मार्शल कलाकारों के साथ अंदर प्रवेश करेंगे। दीक्षा ने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, लेकिन दिनेश और उन लोगों के झुंड के बारे में हमें पूरे समय कोई खबर नहीं मिली। मुझे डर है कि वे परेशानी खड़ी कर देंगे। अभी आरव को बस इतना ही पता था कि इस दुनिया में 2 दिव्य कलाकृतियां हैं। एक उसके हाथ में पवित्र ड्रैगन टोकन था, दूसरा दिनेश के हाथ में स्पिरिट हॉर्न शैटरिंग मिरर था। दिव्य कलाकृति की ताकत सिर्फ आरव को ही स्पष्ट समझ थी। एक बार जब दिव्य कलाकृति में दिव्य सार भर दिया जाता है तो उसकी शक्ति की ताकत अकल्पनीय होती है। पिताजी भी इस मामले को लेकर चिंतित है और उन्होंने पहले से ही प्रवेश द्वार के चारों ओर बड़ी संख्या में सेना की व्यवस्था कर दी है। उनके अंदर घुसने का कोई रास्ता नहीं है, दीक्षा ने कहा। आरव ने अपना सिर हिलाया, लेकिन उसे लगा कि शायद यह मामला इतना आसान नहीं होगा। अगले दिन दोपहर को ब्राइट मून सिटी की तरफ से हजारों लोग प्रवेश द्वार पर जमा हो गए। ये लोग पहले ही ब्राइट मून सिटी की कड़ी जांच से गुजर चुके थे। वे सौभाग्य की उस झलक को पाने के लिए गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करेंगे। यदि वे अपनी आंखों को धोने के लिए एक आत्मा झरना प्राप्त कर सकते हैं तो न केवल वे शक्तिशाली नेत्र कला प्राप्त करने में सक्षम होंगे बल्कि ये उनकी साधना के लिए भी बहुत फायदेमंद होगा। बेशक यदि वे स्वर्ग को चुनौती देने वाले भाग्यशाली मुठभेड़ में सक्षम थे और किंवदंतियों के सूर्य चंद्र दिव्य झरना को प्राप्त कर सकते थे तो यह भी संभावना थी कि वे सूर्य चंद्र प्यूपिल यानी कि पुतली प्राप्त कर सकते थे। बस इतना ही था कि इन 100,000 वर्षों में अभी तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो इतना भाग्यशाली था। अफवाह है कि गुप्त क्षेत्र के अंदर केवल एक सूर्य चंद्र दिव्य झरना था। इसके अलावा स्थान अनिश्चित था। 100,000 वर्षों में वास्तव में कोई ऐसा व्यक्ति था जिसने सूर्य चंद्र दिव्य झरना पहले पाया था। बस यही दुख की बात थी कि उन्हें सन मून पुत्री नहीं मिला। योगेंद्र पाठक, इस बार गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करते हुए आप टीम का नेतृत्व करेंगे। इस बार पहले से अलग है, ये अधिक खतरनाक हो सकता है। आपको अधिक सावधान रहना होगा, श्रीनिवास ने कहा। हालांकि गुप्त क्षेत्र सुजल सिटी और ब्राइट मून सिटी की निजी संपत्ति थी, लेकिन अंदर कोई सीधा रास्ता नहीं था। इसके विपरीत अंदर के खतरे सामान्य रहस्यवादी गुप्त क्षेत्रों की तुलना में कम नहीं थे। इसलिए हर बार जब वे गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करते थे तो किले को संभालने के लिए
पाठक परिवार का कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति होना चाहिए था। इस बार पाठक परिवार ने योगेंद्र पाठक को भेजा। योगेंद्र पाठक ने आदेश प्राप्त किया और कहा, योगेंद्र पाठक समझ गया। परिवार के मुखिया, कृपया निश्चिंत रहें। श्रीनिवास ने सिर हिलाया और कहा, एन, अगर मुझे आप पर भरोसा नहीं होता तो मैं आपको नहीं भेजता। मुझे दूसरों की परवाह नहीं है, लेकिन मेरे दामाद आरव और दीक्षा, आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आप उन्हें सुरक्षित और स्वस्थ बाहर निकाल सकें। योगेंद्र पाठक की अभिव्यक्ति तीखी हो गई, क्योंकि उन्होंने सिर हिलाते हुए कहा, योगेंद्र निश्चित रूप से सेवा करने के लिए अपना जीवन बलिदान कर देगा। श्रीनिवास के आदेश समाप्त होने के बाद योगेंद्र पाठक मार्शल कलाकारों के समूह को लेकर आए और गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करने की योजना बना रहे थे। लेकिन ठीक उसी समय अचानक एक असामान्यता घटित हुई। शून्य से एक तीव्र प्रकाश निकला, जो बहुरंगी अमर ऊर्जा पर बरस रहा था। गड़गड़ाहट, अंतरिक्ष में भयंकर कंपन की एक श्रृंखला उत्सर्जित हुई। हवा में मार्शल कलाकार वास्तव में अपने पैरों पर कुछ हद तक लड़खड़ा रहे थे। लानत है, ये स्पिरिटॉन शैटरिंग मिरर है। वे वास्तव में अंतरिक्ष में एक छेद खोलने और गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करने की योजना बना रहे हैं। श्रीनिवास ने ठंडी आवाज में कहा। स्पिरिटॉन शैटरिंग मिरर की बमबारी के तहत वास्तव में आकाश में एक छेद दिखाई दिया। कई आकृतियां शून्य के भीतर से बाहर निकली और सीधे गुप्त क्षेत्र में प्रवेश कर गई। इसके साथ श्रीनिवास भी आश्चर्यचकित हो गए और उन्हें इसे रोकने का बिल्कुल भी समय नहीं मिला। असहाय रूप से दिनेश और अन्य लोगों को गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करते हुए देखते रहे। लेकिन ये अभी खत्म नहीं हुआ था। जिस क्षण ये दरार खुली, ब्राइट मून सिटी में मार्शल आर्टिस्ट भी खुद को रोक नहीं पाए और वहां उन्मादी रूप से उमड़ पड़े। जो लोग इस अवसर का लाभ उठाने के लिए तत्पर थे, वे पहले से ही इस समय मार्ग के प्रवेश द्वार पर पहुंच चुके थे। श्रीनिवास का चेहरा बहुत गंभीर था और उसने ठंडे स्वर में कहा, जाओ और मार्ग की रखवाली करो। जो भी अंदर जाने की हिम्मत करे, उसे बिना दया के मार डालो। आदेश के तहत पाठक फैमिली ने तुरंत एक पावर हाउस को एक टीम का नेतृत्व करने और उस मार्ग के उद्घाटन की ओर बढ़ने के लिए कहा। बस इस समय मार्शल कलाकारों का एक बड़ा समूह पहले से ही मार्ग में प्रवेश कर चुका था। इसे रोकने की इच्छा पहले ही बहुत देर हो चुकी थी। अप्रासंगिक कर्मियों, जल्दी से पीछे हटो। जो भी लोग गुप्त क्षेत्र में घुसेंगे, उन्हें बिना दया के मार दिया जाएगा। लेकिन अभी दृश्य पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर हो चुका था। वे मार्शल कलाकार स्वेच्छा से ऐसा अवसर कैसे छोड़ सकते थे? मानव यातायात अभी भी मार्ग के उद्घाटन की दिशा में बह रहा था और अधिक से अधिक हो रहा था। मार डालो, ये देखते हुए कि चेतावनियां अप्रभावी थी, पाठक फैमिली के पावर हाउस ने गंभीरता से काम करना शुरू कर दिया और खूनी उपायों के साथ दमन करना शुरू कर दिया। लेकिन उन मार्शल कलाकारों में कुछ ऐसे भी थे जो बहुत से उच्च क्षेत्र विशेषज्ञ थे। साथ ही संख्या भी बहुत थी। पाठक परिवार का पावर हाउस बिल्कुल भी फिनिश नहीं कर सकता था। यह दृश्य देखकर श्रीनिवास का चेहरा उतर गया और उसने ठंडी खर्राटों के साथ कहा, टोस्ट से इनकार करना केवल एक जुर्माना पीने के लिए। बात करते हुए श्रीनिवास ने भीड़ में एक हथेली पटक दी। गड़गड़ाहट, श्रीनिवास की आकस्मिक हथेली ने बहुत से युद्ध कलाकारों को सीधे मौत के घाट उतार दिया। एक बार जब कोई दिव्य राजा क्रोधित हो जाता था, तो लाशें हजारों मील तक फैल जाती थी। इस हथेली के नीचे उन युद्ध कलाकारों को अंततः भय का एहसास हुआ और धीरे धीरे वे मार्ग के खुलने की ओर भागने की हिम्मत नहीं कर पाए। वे दूर ही रुक गए और उन युद्ध कलाकारों को देखने लगे जो पहले से ही मार्ग में ईर्ष्या भरी निगाहों से भाग रहे थे। जब से गुप्त क्षेत्र अस्तित्व में आया है, तब से पहले कभी किसी ने अंदर प्रवेश करने के लिए दूसरा मार्ग नहीं खोला। आज इसने वास्तव में मेरे क्षितिज को व्यापक बना दिया। क्या शानदार दिव्य युद्ध हॉल है। इस पाठक ने इसे याद रखा है। श्रीनिवास ने ठंडे स्वर में कहा। आज की घटना पाठक परिवार के लिए एक अभूतपूर्व अपमान थी। श्रीनिवास इसे कैसे न ले? इसके अलावा एक दिव्य कलाकृति को ले जाने वाले एक युद्ध कलाकार के गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करने से बहुत सारे चर बढ़ गए। परिवार के मुखिया, अब हमें क्या करना चाहिए? योगेंद्र पाठक पूछने से खुद को रोक नहीं पाए। दिनेश की ताकत बहुत ही भयानक थी। इसके अलावा उसके हाथों में स्पिरिट हॉर्न शैटरिंग मिरर इस स्तर की दिव्य कलाकृति थी। एक बार जब वे मिले तो वो बिल्कुल भी मेल नहीं खाएंगे। श्रीनिवास ने गंभीरता से कहा, आप सभी पहले अंदर प्रवेश करें। बाद में मैं एल्डर अभिलाषा को गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए भेजूंगा, ताकि आप लोगों की मदद कर सकें। यदि आप उस दिनेश से टकराते हैं तो उसे पकड़ लें और तुरंत मार डालें। योगेंद्र पाठक की अभिव्यक्ति बदल गई। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि परिवार के मुखिया ने इस बार वास्तव में इतना दृढ़ निर्णय लिया होगा। अभिलाषा पाठक पाठक परिवार की बड़ी और योगेंद्र पाठक की चाची थी। पाठक परिवार की दूसरी दिव्य राजा शक्ति। उसे गुप्त क्षेत्र में भेजकर ये दिनेश को रोकने का मन बना रहा था। गुप्त क्षेत्र के अंदर पक्षी गा रहे थे और फूल सुगंधित थे। ये एक शांत और शांतिपूर्ण वातावरण था।
बस पाठक परिवार के सभी सदस्य जानते थे कि इस जगह पर वास्तव में कई हत्या के इरादे छिपे हुए हैं। क्या हुआ आरव? दीक्षा ने पाया कि आरव की भौहें सिकुड़ी हुई थी और वो पूछने से खुद को रोक नहीं पाई। आरव ने अपना सिर हिलाया और कहा, कुछ नहीं, मुझे तो बस ये जगह अजीब लग रही है। अजीब? हमारा पाठक परिवार और नेत्री परिवार पहले ही गुप्त क्षेत्र में न जाने कितनी बार प्रवेश कर चुके हैं। हमें पहले कभी यहां कुछ भी गलत नहीं मिला। दीक्षा ने आश्चर्य से कहा। आरव मुस्कुराई और बोला, शायद मैं बहुत ज्यादा सोच रही थी। इस समय योगेंद्र पाठक ने सभी से कहा, अब सब लोग अलग हो जाओ, अपना अपना भाग्य आजमाओ। बस इस बार सबने देखा परिस्थिति थोड़ी अलग है, सबको सावधान रहना चाहिए। पाठक और नेत्री दोनों परिवारों के अलावा अगर कोई और दिखे, अगर अपनी क्षमता के अनुसार हो, तो सबको उसे काट डालना चाहिए। पाठक परिवार की महतारी इन लोगों को आकर ईशनिंदा करने नहीं देती। समझ गए? समझ गए। आकाश को हिला देने वाली सहमति की आवाजें गूंज उठीं। इन 1000 मार्शल कलाकारों का पाठक परिवार के साथ बेहद गहरा संबंध था और स्वाभाविक रूप से पाठक परिवार के पक्ष में खड़े थे। सभी के तितर बितर होने के बाद आरव और दीक्षा भी अपने भाग्यशाली अवसर की तलाश में रहस्यवादी क्षेत्र के गहरे क्षेत्रों की ओर बढ़ गए। गुप्त क्षेत्र के अंदर तथाकथित भाग्यशाली मौका आंखों को बपतिस्मा देने वाले आत्मिक झरना थी। अगर किसी मार्शल कलाकार को आंखों को बपतिस्मा देने वाले आत्मिक झरना साइट मिल जाती तो वे झरने के मुहाने में कूद सकते थे। झरने का पानी मार्शल कलाकार की अस्थियों को साफ कर देता है। बेशक इस आत्मिक झरना का सबसे महत्वपूर्ण कार्य आंखों को साफ करना था। यह मार्शल कलाकार की नेत्र कलाओं को विकसित कर सकता था, जिससे प्रसवोत्तर हेवनली सनलाइट आई या मूनलाइट हेवनली आई प्राप्त हो सकती थी। यह गुप्त क्षेत्र आपके दोनों परिवारों के लिए एक साथ खोला गया था। मुझे हमेशा से जिज्ञासा रही है, क्यों ब्राइट मून शहर के मार्शल कलाकारों ने जो कुछ भी प्राप्त किया वो सभी मूनलाइट हेवनली आई शक्तियां थी। ठीक उसी प्रकार सुजल सिटी के लोगों सिर्फ हेवनली शन आई क्यों पाते हैं? रास्ते में आरव ने पूछा। ऐसा कहा जाता है कि यह ब्राइट मून सिटी की चांदनी की वजह से है। मार्शल आर्टिस्ट जो लंबे समय तक ब्राइट मून सिटी में रहते हैं, उनके शरीर में मून हेवनली आई की आभा होती है। जब वे आंखों को बपतिस्मा देने वाले आत्मिक झरना प्राप्त करने के लिए गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, तो वे स्वाभाविक रूप से चांदनी हेवनली आई की शक्तियां प्राप्त करेंगे। और उसी प्रकार सुजल सिटी के लोगों के लिए भी है, योगेंद्र पाठक ने कहा। बाकी सभी क्रमशः तितर बितर हो गए, लेकिन योगेंद्र पाठक ने आरव और दीक्षा का पीछा किया, उन दोनों की रक्षा की। ऐसे ही हो सबसे अधिक संभावना है ये एक देवता क्षेत्र पावरहाउस का साधन है। देवता क्षेत्र पावरहाउस वास्तव में वही है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। आरव ने प्रशंसा से आह भरी। हाँ, मुझे एक आंखों को बपतिस्मा देने वाला आत्मिक झरना मिला। ठीक इसी समय कुछ ही दूर से एक उत्साहित आवाज आई। तीनों लोगों ने आवाज का अनुसरण करते हुए देखा तो पाया कि एक मार्शल कलाकार ने एक कुएं के आकार के झरने का मुंह पाया था और वो असामान्य रूप से उत्साहित था। एक छपाक के साथ वो मार्शल कलाकार सीधे झरने के मुंह में कूद गया। अर्घी! एक दयनीय चीख फैल गई। उस मार्शल कलाकार की आंखें आत्मिक झरना से साफ नहीं हुई थी, बल्कि ऐसा लग रहा था कि वो आत्मिक झरना से उबल रहा था, भाप से भरा हुआ। तीनों लोगों का निर्णय सही था। उन्होंने मार्शल कलाकार को कुछ बार संघर्ष करते देखा, फिर तुरंत चुप हो गया। वो मार्शल कलाकार वास्तव में झरने के पानी से सीधे पिघल गया था, बिना किसी टुकड़े के। ये दृश्य लोगों के रोंगटे खड़े कर देता था। मूर्ख! आत्मिक झरना और क्षय झरना में भी अंतर नहीं कर सकता और गुप्त क्षेत्र में घुसने की हिम्मत भी कर रहा है। योगेंद्र पाठक ने ठंडे व्यंग्य के साथ कहा। क्षय झरना? आरव ने उत्सुकता से पूछा। इस गुप्त क्षेत्र के अंदर 2 प्रकार के झरने हैं। एक प्रकार है नेत्रों को प्रसन्न करने वाला आत्मा का झरना, जो मार्शल कलाकारों के लिए बहुत लाभदायक है। दूसरा प्रकार है क्षय झरना। इसकी संक्षारक शक्तियां बहुत प्रबल है। यदि कोई स्वर्गीय गहन क्षेत्र का शक्तिशाली व्यक्ति भी अंदर प्रवेश कर जाए तो भी उसकी मृत्यु निश्चित है। वो व्यक्ति अभी अभी नेत्री और पाठक 2 परिवारों का सदस्य नहीं था। वो अवश्य ही कोई मार्शल कलाकार होगा जो उस मार्ग से अंदर आया था। केवल सुजल और ब्राइट मून नगर के स्थायी निवासी ही इन रहस्यों को जान सकते हैं, योगेंद्र पाठक ने कहा। आरव ने भी ये सुनकर अंतहीन आह भरी। पाठक परिवार और नेत्री परिवार अनगिनत वर्षों तक उन दोनों के द्वारा संचालित थे। स्पष्ट रूप से ऐसे कई रहस्य थे जो बाहरी दुनिया को नहीं पता था। आरव क्षय झरने के पास आया और देखा कि पानी की सतह शांत थी। ऐसा लग रहा था जैसे पहले कुछ हुआ ही न हो। आरव, चलो। आंखों को सुकून देने वाले आत्मिक झरना भी अच्छे और बुरे में विभाजित है। वास्तव में अच्छे आत्मिक झरना अभी भी रहस्यवादी क्षेत्र के गहरे क्षेत्रों में है। दिनेश, वे लोग निश्चित रूप से रहस्यवादी क्षेत्र की गहराई में जा रहे हैं। हमें समय नहीं गंवाना चाहिए। योगेंद्र पाठक ने देखा
कि आरव क्षय झरने में रुचि रखता था और उसे आग्रह करने से रोक नहीं सका। हालांकि ऐसा लग रहा था कि आरव ने इसे सुना ही नहीं, वो अभी भी क्षय झरने को घूर रहा था। योगेंद्र पाठक फिर से अपना मुंह खोलने ही वाला था कि उसने देखा कि दीक्षा ने उसे चुप रहने का इशारा करते हुए कहा, आरव को बीच में मत रोको, उसे देखने दो, शायद उसने कुछ नोटिस किया होगा। योगेंद्र पाठक शब्दों गिरा ही सकते थे, लेकिन उनके मन में अभी भी घृणा थी। एक सड़ता हुआ झरना जिसने लोगों की जान ले ली, उसमें अध्ययन करने के लिए क्या था? आरव अभी देख ही रहे थे कि अचानक वे उछल पड़े, सड़ते हुए झरने में कूद पड़े। ये दृश्य देखकर योगेंद्र पाठक और दीक्षा दोनों के चेहरे पर बहुत बदलाव आया। छप आरव झरने के मुहाने पर उतरे और लहरें उछालते हुए, आह बड़े भाई आरव, मत करो, दीक्षा चिल्लाए। हालांकि तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आरव का पूरा शरीर अंदर डूब गया था। जब दोनों लोग झरने की ओर दौड़े तो वे आरव की आकृति कैसे देख पाए? झरने का पानी साफ साफ पारदर्शी था, लेकिन कोई आरव को बिल्कुल नहीं देख सकता था। दीक्षा वास्तव में बिना सोचे समझे सीधे पानी में कूदना चाहते थे, लेकिन योगेंद्र पाठक ने उन्हें रोक लिया। दीक्षा, मत करो, यह सड़ता हुआ झरना है, अगर मैं अंदर गिर भी गया तो भी जिंदा बाहर आने का कोई रास्ता नहीं है, योगेंद्र पाठक ने कहा। दीक्षा के आंसू एक साथ बह निकले। उसे बिल्कुल भी नहीं लगा कि आरव वास्तव में सीधे अंदर कूद गया है। योगेंद्र पाठक ने जो कहा वो सही था। अगर उसके जैसा स्वर्गीय गहन क्षेत्र का शक्तिशाली व्यक्ति भी कूद जाए तो भी असंभव था। आरव का बचना तो दूर की बात है, अब पानी की सतह पहले से ही शांत हो चुकी थी, लेकिन आरव का सिर भी बाहर नहीं निकला। संभवतः दीक्षा अब और कल्पना करने की हिम्मत नहीं कर पाई। वो समझ नहीं पाई आरव ने उस व्यक्ति का अंजाम साफ देखा था। वो अभी भी सड़ते झरने के अंदर क्यों कूदना चाहता था? छपाक एक लहर उछली, आरव का सिर झरने के मुंह से सुरंग की तरह बाहर निकल आया। जब योगेंद्र पाठक और दीक्षा ने यह दृश्य देखा तो उनकी आंखें अविश्वास से भर गई। आरव वास्तव में पूरी तरह से सुरक्षित बाहर आ गया। तार्किक रूप से इस समय आरव को बहुत पहले ही पूरी तरह से पिघल जाना चाहिए था। आरव, तुम वास्तव में ठीक हो। योगेंद्र पाठक की आंखें चौड़ी हो गई और उसने कहा। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, वास्तव में जैसा कि मैंने उम्मीद की थी, यह तथाकथित क्षय झरना वास्तव में एक प्रकार का आत्मा झरना भी है। यह सिर्फ इतना है कि लोग जिस तरीके से इसे खींचते हैं वो गलत है, बस इतना ही। चलो पहले बात नहीं करते, मुझे लगता है कि मैं इसे तोड़कर आगे निकल जाऊंगा। अचानक आरव को केंद्र में रखते हुए एक भयंकर सार ऊर्जा तूफान आया। योगेंद्र पाठक और दीक्षा जल्दी से पीछे हट गए। दोनों लोगों ने एक दूसरे की आंखों में आश्चर्य देखा। प्राचीन काल से इस क्षय झरना के अंदर जीवित रहने में सक्षम कोई भी व्यक्ति कभी नहीं था। न केवल आरव ठीक था, बल्कि उसने क्षय झरना के अंदर जबरदस्त लाभ प्राप्त किया और सीधे टूट गया। लगता है कि हमारे पाठक परिवार की गुप्त क्षेत्र की समझ अभी भी बहुत सतही है। आरव को आगे बढ़ते देख योगेंद्र पाठक ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा। थोड़ी देर में सार ऊर्जा तूफान थम गया। आरव ने सफलतापूर्वक दूसरे स्तर के स्वर्गीय साधु क्षेत्र में प्रवेश किया। आरव के क्षय झरने को छोड़ने के बाद उस झरने का मुंह वास्तव में नग्न आंखों से दिखाई देने वाली गति से गायब होता हुआ देखा जा सकता था, जो अंततः समतल भूमि का क्षेत्र बन गया। आरव, आखिर यहां क्या हो रहा है? दीक्षा भी अधीरता से पूछने के लिए आगे आए। आरव की पिछली हरकतों ने उनकी समझ को पूरी तरह से उलट दिया। उन्हें कभी नहीं पता था कि इस क्षय झरने का वास्तव में अभी भी इतना प्रभाव है। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, यह क्षय झरना वास्तव में एक प्रकार का प्राचीन आत्मा झरना है, जिसे रिवर्स लाइफ आत्मिक झरना कहा जाता है। रिवर्स लाइफ आत्मिक झरना। योगेंद्र पाठक और दीक्षा दोनों के चेहरे पर खालीपन था। स्पष्ट रूप से उन्होंने पहले कभी इस नाम के बारे में नहीं सुना था। आप लोगों को न जानने के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता। रिवर्स लाइफ आत्मिक झरना पहले से ही दिव्य क्षेत्र में गायब हो चुका है। मैंने इसे एक प्राचीन अभिलेख के अंदर भी देखा था, इसी से मैंने इसे पहचाना। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस गुप्त क्षेत्र के अंदर वास्तव में इस तरह की चीज होगी, आरव ने भावुक आह भरते हुए कहा। लेकिन योगेंद्र पाठक चिंतित हो गए और पूछा, आपने जिस रिवर्स लाइफ आत्मिक झरना का उल्लेख किया है वह क्या है? जब अन्य लोग क्षय झरना में प्रवेश करते हैं तो वे पिघल क्यों जाते हैं, जबकि आप पूरी तरह से ठीक है? आरव ने समझाया, रिवर्स लाइफ आत्मिक झरना स्वर्ग और पृथ्वी से पैदा होती है, जिसमें शक्तिशाली फिर भी हिंसक सार ऊर्जा होती है। किंवदंती है कि जब तक कोई व्यक्ति रिवर्स लाइफ आत्मिक झरना का एक घूंट पीता है, तब तक ये सीधे प्रथम स्तर के स्वर्गीय गहन क्षेत्र के मार्शल कलाकार को तीसरे स्तर के स्वर्गीय गहन क्षेत्र में जाने दे सकता है। बेशक शर्त यह है कि आप इस हिंसक सार ऊर्जा से तुरंत भरे ना हो, जब तक कि आप विस्फोट न कर दें। क्या यह भी बहुत बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है ना? कि आपने अभी अभी। योगेंद्र पाठक लगभग उछल पड़े।
उनके चेहरे पर अविश्वास की एक झलक साफ दिखाई दे रही थी। अधिकांश मार्शल कलाकारों के लिए स्वर्गीय गहन क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद एक छोटे क्षेत्र की प्रत्येक सफलता के लिए कई सौ साल, यहां तक कि 1000 साल का समय खर्च करना पड़ता है। लेकिन आत्मिक झरना का एक और पहले स्तर के स्वर्गीय गहन क्षेत्र के मार्शल कलाकार को तीसरे स्तर के स्वर्गीय गहन क्षेत्र में प्रवेश करने दे सकता है। इस तरह का आत्मिक झरना थोड़ा बहुत भयानक भी था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि आरव ने जो कहा वह एक कौर भर आत्मिक झरना था, लेकिन अभी जो क्षय झरना आया था वो एक छोटा सा तालाब था। हालांकि आरव ने खेती के दायरे को तोड़ दिया, लेकिन उसके प्रभाव उतने भयानक नहीं थे जितने उसने कहा था। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, है क्या आपको लगता है कि रिवर्स लाइफ आत्मिक झरना सड़क के किनारे की गोभी है, एक बेतरतीब ढंग से मिल सकता है? पहले जो रिवर्स लाइफ आत्मिक झरना था उसे भगवान जाने कितनी बार पतला किया गया है। अगर वाकई इतना बड़ा रिवर्स लाइफ आत्मिक झरना होता तो क्या आपको लगता है कि मैं आसानी से पानी में जा सकता था? योगेंद्र पाठक का बूढ़ा चेहरा लाल होने से नहीं बच सका। उसे एहसास हुआ कि वो इस बारे में बहुत ज्यादा सोच रहा था। इस गुप्त क्षेत्र में भगवान जाने कितने क्षय झरना थे। अगर ये वाकई सभी रिवर्स लाइफ आत्मिक झरना थे तो ये क्षण मून पुतली से भी ज्यादा कीमती होगा। बड़े भाई आरव, तो ये रिवर्स लाइफ आत्मिक झरना, इसमें जाने पर लोग क्यों पिघल जाते हैं? दीक्षा ने संदेह से कहा। योगेंद्र पाठक ने जब सुना तो वे भी कान खड़े करने से खुद को रोक नहीं पाए। यही वो क्षेत्र था जिसके बारे में उन्हें सबसे अधिक जिज्ञासा थी। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, रिवर्स लाइफ आत्मिक झरना की एक खासियत है, वो ये कि अवशोषित करते समय व्यक्ति को इसे सामान्य साधना विधियों के अनुसार घुमाना नहीं चाहिए, अन्यथा ये मजबूत संक्षारक जहर बन जाएगा जो लोगों को सीधे पिघला देगा। व्यक्ति को अपनी साधना विधियों को घुमाना चाहिए इससे पहले कि वे अंदर की सार ऊर्जा को अवशोषित कर सकें। रिवर्स लाइफ आत्मिक झरना को इसका नाम भी इसी से मिला है। अंदर की कहानी को न जानना और जल्दबाजी में आत्मिक झरना को अवशोषित करना मृत्यु की तलाश करने से अलग नहीं है। योगेंद्र पाठक और दीक्षा ने जब सुना तो वे अंतहीन रूप से आश्चर्यचकित हो गए। सृष्टि वास्तव में चमत्कारी थी। वास्तव में इस दुनिया में अभी भी ऐसा विचित्र आत्मिक झरना है। यदि कोई पहले से नहीं समझता तो कौन जान सकता था कि यह भयानक क्षय झरना वास्तव में स्वर्ग और पृथ्वी का दुर्लभ खजाना था। योगेंद्र पाठक ने जब सुना तो लगातार आह भरी और कहा, गुप्त क्षेत्र इतने सालों से अस्तित्व में है। दूर पाठक परिवार एक खजाने पर बैठा है लेकिन खुद इसके बारे में नहीं जानते थे। कैसी विडंबना है। आरव ने भी आह भरी और कहा, वास्तव में दिवता दाओ युग में मार्शल कलाकारों से ईर्ष्या होती है। सबसे अधिक संभावना है दिवता दाओ के गायब होने के साथ ही कई स्वर्ग और पृथ्वी के दुर्लभ खजाने पूरी तरह से बिखर गए और गायब हो गए। ये रिवर्स लाइफ आत्मिक झरना स्वर्गीय गहन क्षेत्र मार्शल कलाकारों के लिए एक स्वर्ग और पृथ्वी का दुर्लभ खजाना है, लेकिन जब दिवता दाओ युग में रखा जाता है तो ये इससे अधिक कुछ नहीं है। पहले स्तर के स्वर्गीय गहन क्षेत्र से तीसरे स्तर के स्वर्गीय गहन क्षेत्र तक डरावना लग रहा था, लेकिन अगर देवता क्षेत्र के शक्तिशाली लोग अभी भी दुनिया में मौजूद होता तो ये भी केवल इतना ही था। देवता क्षेत्र के शक्तिशाली लोगों को सार ऊर्जा की ये डिग्री शायद सिर्फ एक कप पानी से जलती हुई लकड़ियों के एक डिब्बे को बुझाने की कोशिश करनी जैसी होगी। ये रिवर्स लाइफ आत्मिक झरना दिव्य क्षेत्र में पहले से ही विलुप्त हो चुका था। कोई भी इसका कोई निशान नहीं ढूंढ पाया। यहां तक कि इसे दर्ज करने वाले रिकॉर्ड भी बेहद बेहद दुर्लभ थे। हालांकि मेडिसिन किंग हॉल सबसे उथली नींव वाली सुपर पवित्र भूमि थी, लेकिन इसकी आधारशिला की गहराई ऐसी थी जिसकी औसत व्यक्ति कल्पना भी नहीं कर सकता था। कई हजार सालों तक रुद्रदेव ने न जाने कितने रहस्यमय क्षेत्रों की खोज की और काफी सारे बेहद मूल्यवान रिकॉर्ड प्राप्त किए। सर्वोच्च कीमिया देव क्षेत्र की खोज करने के लिए आरव ने भगवान जाने कितने इस प्रकार के रिकॉर्ड ब्राउज किए। उनका ज्ञान और समझ ऐसी नहीं थी जिसकी तुलना आम मार्शल आर्टिस्ट कर सकते थे, लेकिन दिवता दाओ युग में स्वर्ग और पृथ्वी के दुर्लभ खजाने का यह स्तर शायद वर्तमान में उतना दुर्लभ नहीं होगा। आरव ने ऐसा बिना कारण के भी नहीं कहा। उसका लक्ष्य कभी भी दिव्य राजा क्षेत्र नहीं था, बल्कि सर्वोच्च देवता क्षेत्र था। इस तरह की भावनाओं को शायद केवल वही देवता समझ सकता था जिसका दिल उसके साथ जुड़ा हुआ था। ठीक है, फिर यात्रा जारी रखो। अगर हम फिर से रिवर्स लाइफ आत्मिक झरना में आते हैं तो आप दोनों भी इसे अवशोषित करने के लिए अंदर जा सकते हैं, आरव ने कहा।